अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मैं कहा शायद शुरू में आप लोगों से मिस हो गया हो, तो घर जाके आप लोगों ने पढ़ा और 4 घंटे लग गए पढ़ने में। 5 घंटे आपने सारा का सारा लिखने के बाद सारा का सारा रट्टा भी मारा बीच में? अच्छा, सिर्फ रट्टा। हाँ तो ठीक है, रट्टा तो फ्रेमवर्क का ऐसा तो नहीं था। हमने तो मतलब डेली रट्टा मारने के लिए आपके पास पूरा 1 महीना मजीद भी होगा जिन्होंने क्रैम करना है। जी, समझ नहीं आ रहा था कि याद कौन सा करना है, सिर्फ पढ़ना था। एथिक्स वाले में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका दिल कर रहा है याद करने का, तो मैंने बताया था कि वो जो नया आता है पुराना जाता है, और उनकी जो आपस में जो राब्ता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा 220 के अंदर वो 6 चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए, और उसमें जो डायरेक्शन सुपरविजन वाला एरिया वो थोड़ा सा ज़्यादा बाकियों से अहम है। बाकी चीज़ें तो काफ़ी जेनेरिक हैं। 210 में अगर देखें तो प्री कंडीशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्री कंडीशन, और फिर उसके बाद जब टर्म्स चेंज हो रही होती हैं तो उस वक्त क्लाइंट से आपकी जो बातचीत होती है, और आप माने ना माने तो क्या होता है। तो ये गिनती का चंद अहम एरिया था। कल के दिन में एलोकेट करने का बेसिक मकसद था कि ISA 220 को हम ज़रा सही से थॉरोली समझ लें, क्योंकि 220 नया है और अभी ICAP ने उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। तो इस अटैम्प्ट में या अगली अटैम्प्ट में किसी भी वक्त जोश में आके अगर वो उसकी तरफ जाएं तो आपकी उस पर बड़ी अच्छी ग्रिप बनी हुई हो। तो कल के दिन को टारगेट को रिलैक्स करने के चक्कर में या 220 की मोहब्बत में आज के दिन का टारगेट बड़ा हैवी हो गया है। आज हमने 2 ऐसे चैप्टर्स करने हैं जो दोनों नॉलेज बेस्ड हैं, जहाँ से लॉजिकल सवाल ना होने के बराबर आते हैं और जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे सवाल आते हैं। दिखने में लॉजिकल सवाल हम उसे कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके नॉलेज बेस्ड आंसर हो रहे होते हैं। तो एक चैप्टर है हमारा रिलायंस ऑन अदर्स और एक है रिलेटेड पार्टीज। ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद रिलायंस ऑन अदर्स का क्या मतलब है? जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट करते हुए एक तो आप खुद हैं, आप हैं, आपकी टीम है, आप काम कर रहे हैं। सम टाइम आपको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल जाती है। जैसे कल हमने बात की थी कि कंपिटेंस जो है वो ओवरऑल सही होनी चाहिए, जिसमें आप भी और जिन एक्सपर्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जिन ऑडिटर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टैंडर्ड है, 600 सीरीज़ है स्टैंडर्ड्स की, जिसका मकसद है कि ऑडिटर कब किस किस को इस्तेमाल कर सकता है। तो ISA 600 है जिसमें ऑडिटर दूसरे ऑडिटर्स को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 610 बताता है ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिटर को इस्तेमाल करता है, और 620 बताता है ऑडिटर जब एक्सपर्ट को इस्तेमाल करता है। तो कहानी हमारी स्टार्ट होगी 620 से। छोटा स्टैंडर्ड है, उस छोटे स्टैंडर्ड से हम लोग एक दफ़ा ये समझ लेंगे कि ये क्या है। एक्सपर्ट की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट वो शख्स है जो अकाउंटिंग या ऑडिट से हट के किसी फील्ड में महारत रखता है। ऑडिट करते हुए बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आते हैं जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए होती है, जहाँ आपको वैल्यूएशन की नॉलेज चाहिए होती है, कुछ खास गैसेस की नॉलेज चाहिए होती है, कुछ खास केमिकल्स की नॉलेज चाहिए होती है, कुछ खास एरियाज़ की नॉलेज चाहिए होती है। आप क्लाइंट के नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, तो ज़मीनों की वैल्यू आपको नहीं पता कि कितनी होगी। आप ज़मीनों के एक्सपर्ट नहीं हैं। आप बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा नहीं है। फ्यूचर में डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर कितनी प्रोविज़न रिकॉर्ड होनी चाहिए, आप डॉलर्स वगैरह को भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। एक लीगल केस क्लाइंट के जीतने या हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ भी अकाउंटेंट को नहीं पता। तो बीइंग अकाउंटेंट या बीइंग ऑडिटर जो आपको पता है, उससे हट के अगर कोई स्पेशलाइजेशन आ जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ हमें एक्सपर्ट चाहिए होगा। उससे हटके स्पेशलाइजेशन बेतहाशा तरह की हो सकती हैं। अभी चंद मैंने भी एग्जांपल्स दे दी। रेगुलर क्लास होती तो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता और आप 20-25 ऐसे एरियाज़ बता देते, लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग और ऑडिट से हटके जो भी फील्ड है वहाँ हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने ऑडिट करने के फाइनेंशियल्स ठीक है या नहीं, और फाइनेंशियल्स में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किसी ना किसी वैल्यूएशन से उठ के आ रही है। अब वही वाली बात है कि अगर नॉन करंट एसेट उनकी रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं और वो मानते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स 340 मिलियन की हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि 340 मिलियन की हैं? उसके लिए एक प्रॉपर्टीज़ को जानने वाला वैल्यूअर चाहिए। इसी तरह से लीगल केसेस में भी आपको वैल्यूएशन करवानी है, कुछ और केसेस में भी, तो एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये बात तो तय है। जहाँ अकाउंटिंग या ऑडिट फ्लॉप हो जाए, सवाल ये कि क्या हम हर वो जगह जहाँ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से सोल्यूशन ना निकले, क्या हम हमेशा एक्सपर्ट लेके आएंगे वहाँ? डिपेंड करता है। अगर वो एरिया मटेरियल ही नहीं है, अगर उस एरिया में रिस्क ही नहीं है,
अगर उस एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं करना, या उस एरिया का ऑलरेडी मेरे पास 4-5 अलग अलग तरफ से इतना ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा हुआ है कि मैं परेशान ही नहीं, तो इसका मतलब है कि नंबर 1 अकाउंटिंग और ऑडिट की स्किल फ्लॉप हो गई हो जहाँ, और नंबर 2 जहाँ पे नेचर ऑफ द एरिया या सिचुएशन ऐसी हो कि आप चाहते हो कि आप उस एरिया पे अलग से एश्योरेंस लें, तो फिर आप लेके आएंगे एक्सपर्ट को। अब अगला मसला, एक्सपर्ट ने अगर सही काम ना किया तो क्या होगा, और एक्सपर्ट को चेक कैसे करें। फिर एक भाई ने कहा अगर एक्सपर्ट ने सही काम नहीं किया तो एक और एक्सपर्ट ले आए, उस एक्सपर्ट से कहेंगे ज़रा पिछले वाले एक्सपर्ट को देखो उसने सही काम किया नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उस वाले एक्सपर्ट ने सही काम नहीं किया तो एक अनलिमिटेड लूप है। तो एक्सपर्ट के काम को एक्सपर्ट से चेक करवाना बड़ा अजीबोगरीब सा प्रोसीजर होता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा अगर चाइनीज़ में बोल रहा है तो उसकी चाइनीज़ समझने के लिए हम एक चाइनीज़ को लेके आएँ ताकि वो उसकी चाइनीज़ समझे और फिर हमें बताए उसने क्या कहा, और वो उसकी चाइनीज़ समझ के हमें चाइनीज़ में बताना शुरू कर दे कि उस वाले चाइनीज़ ने क्या चाइनीज़ बोली है, तो हम उतने ही फ्लॉप हो जाएंगे उसमें भी, क्योंकि हमें नहीं पता लगेगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक्सपर्ट कहाँ चाहिए, अकाउंटिंग ऑडिट से हट के कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन जहाँ हमारी नॉलेज बेकार हो जाए, और ऐसी बेकार हो जाए कि हम हल्का फुल्का गूगल शूगल की सर्च से भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ना समझ सकें। नंबर 2, जहाँ एरिया की रिक्वायरमेंट है, मटेरियलिटी की रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सपर्ट चाहिए। अब हम एक्सपर्ट को लाना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खौफ ये है कि हम एक्सपर्ट पे कैसे भरोसा कर लें, हमें तो उसके काम की समझ ही नहीं आती। एक्सपर्ट आएगा, हम कहेंगे भाई इस चीज़ पे रिपोर्ट बना दो, वो रिपोर्ट बना के दे जाएगा, हम रिपोर्ट देखेंगे वो कहेगा क्लाइंट झूठ बोल रहा है इस एरिया में, हम रिपोर्ट में लिख देंगे क्लाइंट झूठ बोल रहा है। लोग पूछेंगे क्यों, हम कहेंगे उसने कहा था। लोग कहेंगे ऑडिट कौन कर रहा है, आपको पता है जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे जी वो एक्सपर्ट ने जो बताया था हमने वही लिख दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट तो एक स्पेशलिस्ट नॉलेज वाला है, लेकिन उसकी बेस पे मैंने जो ओपिनियन देना है वो आम इंसानों को देना है। तो वो मैं ओपिनियन तभी दूंगा जब मुझे एक्सपर्ट के काम की भी समझ होगी और जब मुझे पता होगा कि उसने अच्छा काम किया या नहीं किया। यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि एक एक्सपर्ट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे जज किया जाए। तो स्टैंडर्ड ने कुछ सेफगार्ड्स बताए हैं। पहला सेफगार्ड वो कहते हैं आप एक्सपर्ट ही अच्छा लेके आओ। अगर आपने कभी एक्सपर्ट बुलाया और उससे काम करवाया तो 2 मसले हो सकते हैं, एक्सपर्ट बुरा था या उसने काम बुरा किया। तो पहला सेफगार्ड क्या है, एक्सपर्ट अच्छा लेके आया जाए। ये अच्छा एक्सपर्ट कैसे कहते हैं, जो दिखने में खुशनुमा नज़र आता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो। क्या होता है अच्छा एक्सपर्ट, अच्छी स्किल्स हो। अब स्किल तो कोई भी कह देगा मेरे अंदर है, एक्सपीरियंस हो, रेपुटेशन हो, क्वालिफिकेशंस हो डिफरेंट तरह की, कोई सर्टिफिकेशंस हो, किसी को ख़ास बॉडी का मेंबर हो, कोई पब्लिकेशंस वगैरह, कोई किताबें लिखी हों, कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हों। जिस बंदे के बारे में जितना ज़्यादा मुझे भरोसा होता चला जाएगा, मैं उतना कॉन्फिडेंट होता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले एक्सपर्ट वो होना चाहिए जो बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का हो। क्योंकि बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है और टेक्निकल डिबेट है, तो हम पहले डिबेट कर लेते हैं, बाद में इसकी इंग्लिश देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक्सपर्ट चूज़ करेंगे वो जो तालीमी एतबार से, तजर्बे के एतबार से, रिकग्निशन के एतबार से, क्वालिफिकेशंस के एतबार से बाकियों से थोड़ा सा बेहतर हो। प्लस हो सकता है 2 बंदे इक्वली स्किल रखते हो, लेकिन एक बंदे से मेरी टीम ने पिछले साल किसी और कंपनी में काम करवाया था ऑडिट करते हुए, उनसे भरोसा ज़्यादा है। ऐसा एक्सपर्ट जिसका मार्केट में मैं अपने फर्म में बाकी लोगों से अपनी बरादरी में पूछूं कि यार वो फ़लाना तरह का मैं एक्सपर्ट चाहिए, तो वही नज़र में है, उन्होंने कहा जी फ़लाना एक शख्स है, वो प्रॉपर्टीज़ की बड़ी कमाल वैल्यूएशन करता है, तुम उसी से करवा लो। तो अपनी फील्ड में पूछ लेंगे, अपने पुराने एक्सपीरियंस को देख लेंगे, उसकी तालीम को देख लेंगे, तजर्बे को देख लेंगे, डिग्रियों को देख लेंगे, इसके अलावा सर्टिफिकेशंस को देख लेंगे, किताबों को देख लेंगे। तो स्टेप 1 है हम एक अच्छा एक्सपर्ट लेके आए। स्टेप 2, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2 इज़ मैं उसके साथ बैठ के तय करूं कि देखो तुम एक्सपर्ट, तुम्हें मैंने हायर किया है और मैंने इनके लिए हायर किया है, जिस कंपनी के लिए। तो कंपनी को भी समझाना होगा कि मेरी टीम में एक और बंदा भी आ जाएगा, आपने उसको भी वैसी इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे मुझे देनी है। और फिर एक्सपर्ट को कहूँगा तुमने भी वैसी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है जैसे मैं रखता हूँ। तो अब एक एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट याद है जो हमारी क्लाइंट के साथ हुई थी। स्कोप क्या होगा,
तुम क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, फ्रेमवर्क क्या होगा। तो इधर भी इसके साथ ये तय करें, एक्सपर्ट के साथ तुम क्या करोगे, मेरी ऑडिटर, मैं बीइंग ऑडिटर क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, स्कोप क्या होगा, किस एरिया पे क्या काम करना है, एंड पे मुझे किस किस्म की रिपोर्ट देनी है, और मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी का किस तरह से ख्याल रखना है। ये चीज़ें तय हो गई। अब मैं उसे कहूँगा तुम काम करो। उससे काम करने का कह के मैं छुट्टी करके नारायण कागान की सैर पे निकल जाऊँगा, क्योंकि काम तो एक्सपर्ट कर रहा है। आऊँगा, मुझे एक रिपोर्ट दे देगा, मैं मुतमईन हो जाऊँगा। कैसे है? नहीं तो फिर क्या करूँ? मुझे तो काम करना ही नहीं आता ये वाला, जो उसे आता है। तो मैंने बैठ के क्या करना है यार? सुपरविजन। उसे शुरू में बताऊँ कि ये एरिया है, कम से कम उसको सोर्स डाटा तो मैं दूँ। मैं उसे कहूँ बिल्डिंग वैल्यू करो, वो किसी और की बिल्डिंग वैल्यू करके ला के रिपोर्ट दे दे। कम से कम ये तो बता सकता हूँ ये वाली बिल्डिंग है, ये वाले कागज़ हैं, ये वाले फ्रेमवर्क के मुताबिक तुमने वैल्यू करनी है, इस तरह से करना है। वो जब काम कर रहा हो तो ज़रा देखूँगे क्या वो काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, यानी कम से कम नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहा है। वो क्लाइंट के पास गया है, उसने क्लाइंट से डाटा लिया है, क्या उसने उसके ऊपर कोई तरीका लगाया है, फिर उसने एक ख़ास मॉडल अप्लाई किया। तो मैं उससे पूछूं भाई कौन सा मॉडल अप्लाई किया वैल्यूएशन में, तो उसने कहा जी लुइस डच मॉक मेथड लगाया है मैंने। हम कहेंगे लुइस डच मॉक मेथड क्या होता है? गूगल पे सर्च किया तो पता लगा ज़मीनों को वैल्यू करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ख़ास तरीका है, जिसमें उस ज़मीन का शहर के सेंटर से फासला नापते हैं, उसको इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, फलाना कोई फ्रेमवर्क होगा। मैं फिर उसकी कैलकुलेशन को उस फ्रेमवर्क के मुताबिक कम से कम मैं मैथ तो चेक कर सकता हूँ, कम से कम एक इंग्लिश में लिखे हुए फ्रेमवर्क को उसने जो वर्किंग की उसको आपस में कंपेयर तो कर सकता हूँ। मैंने कहा ये जो तुमने ये इसमें जो इनके पास जो कंटेनर है इसमें जो गैस पड़ी हुई है, तुमने इसको कैसे मेजर किया? उसने कहा वैल्यूएशन का एक ख़ास तरीका होता है ये वाला, मैंने उस तरीके से इसको वेरीफाई किया है। उसको नेट पे सर्च किया, जब उसको नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि उसके लिए एक क्रिप्टोजेंटोमीटर चाहिए होता है। अब ये हमारे एक्सपर्ट ने अपने बैग में से जब सामान निकाला, अब सारा सामान निकाल लिया, मैं खड़ा देख रहा हूँ कि अब ये क्रिप्टोजेंटोमीटर निकालता है या नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना, मुझे काम नहीं आता, लेकिन कम से कम मैं थोड़ा सा सियाना बन के साइड पे तो खड़ा हो सकता हूँ। मिस्त्री जब घर बना रहे होते हैं तो लोगों को जो घर बनवा रहा होता है उसे नहीं सेंस होती बहुत ज़्यादा, लेकिन कम से कम सर पे तो खड़ा हो ही जाता है। कम से कम ये तो कहता है देखो सीमेंट ज़्यादा लगाना, चूना कम लगाना, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये मान लिया कि मुझे ये काम नहीं आता, ये मानते हुए मैंने उस काम की सुपरविजन करना है। उसको जो सोर्स डाटा दिया है उसको देख लेना है, उसको वर्किंग करते देख लेना है, उसको कहना है कि वर्किंग पेपर में प्रॉपर तरीके से लिखो, उसकी अजम्पशंस को थोड़ा सा देख लेना है, उसकी कैलकुलेशंस को रिकैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद जब वो रिपोर्ट दे तो उस रिपोर्ट को उसके साथ बैठ के एक दफ़ा समझ लेना है, और ना सिर्फ समझ लेना है, उस फील्ड के कुछ और एक्सपर्ट से उसके ऊपर राय ले लेनी है। मैं ही नहीं कह रहा एक दूसरे एक्सपर्ट को ले आएँ उससे सारा काम करवाएं, एक दूसरे एक्सपर्ट से जाके कहेंगे जी हमने एक रिपोर्ट बनवाई है, उसमें एक बंदे ने कहा कि वैल्यूएशन के फलाना प्रोटोकॉल के तहत ये मसला है, तो हो सकता है दूसरा बंदा भी उस पर हमें थोड़ा सा कोई ऐसा पॉइंट दे दे जिससे हमें तस्दीक हो जाए कि पिछले बंदे ने अच्छा काम किया है। या अगर कोई नया लफ्ज़ बोले कि हाँ यूँ तो होता है लेकिन वो वाला मेथड भी ट्राई कर लेना, तो हम आगे से पूछेंगे भाईजान वो वाला मेथड तुमने देखा है? क्या कहे देखो ये मेरी वर्किंग में चौथी लाइन में लिखा है कि उस मेथड के तहत भी मैंने जवाब निकाला है। हम 100% श्योर नहीं हो सकते और एब्सोल्यूट एश्योरेंस किसी ने हमसे मांगी भी नहीं, लेकिन डर ये है कि हमारा काम कोई और कर रहा है और वो कोई और जो कर रहा है मुझे उसकी फील्ड का नहीं पता। तो बस इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा ना हो जाए, अपने आप को रीज़नेबल लेवल पे श्योर करवा लेना है कि उसने जो काम किया वो सही काम करके दिया या नहीं दिया। तो वो जो एक्सपर्ट को थोड़ा सा समझ के उसके काम को देखेगा वो बच जाएगा, महफूज रहेगा, और वो जो एक्सपर्ट आने पे आंखें बंद करके बैठ जाएगा, फिर एक्सपर्ट कुछ भी उसे रिपोर्ट दे के चला जाए वो उसकी बेस पे आगे ओपिनियन दे देगा और कल को जलील होता फिर रहा होगा क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होगा उसने क्यों रिपोर्ट ख़राब की है। अगर एक्सपर्ट कोई गलत बात करे और रिपोर्ट ख़राब हो रही हो तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और अगर एक्सपर्ट भी पॉजिटिव बात करे मैंने देखा है सब सही है तो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं आप, क्योंकि अब आप इतनी बड़ी जंग नहीं करने वाले उसकी ओपिनियन पे। तो अल्टीमेटली अगर रिपोर्ट ख़राब हो रही है तो फिर मुझे रिपोर्ट में उस एक्सपर्ट का जिक्र करना चाहिए अगर उसकी फील्ड अलाउ करती है। एक्सपर्ट से पूछ लें कि क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं। फिर हमने कंपनी लॉ के पोर्शन में पढ़ा था कि अगर आपकी रिपोर्ट में किसी और रिपोर्ट का तस्करा हो वो रिपोर्ट भी साथ ऐड करें।
तो फिर ना सिर्फ इसकी रजामंदी चाहिए होगी बल्कि फिर इसकी रिपोर्ट भी हम अपनी रिपोर्ट के साथ ऐड करेंगे। अगर इससे काम करवाने के बाद हमें तसल्ली नहीं होती तो या तो हम इसे दोबारा से बताएं कि क्या क्या काम किस तरह से करना है, या हम कुछ और तरीक़ों से कोशिश करें कि भाई एक्सपर्ट लाने के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, चलो हम थोड़े से कम जो रिलायबल तरीके हैं हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करें। तो क्या ये एक्सपर्ट की ज़रूरत, एक्सपर्ट के साथ हमने क्या करना है, ये सारी कहानी समझ आई। एक दफ़ा किताब की तरफ चलते हैं। रेगुलर क्लास होती तो मैं आपको ज़रूर स्टोरी से समझाता कि एक एक्सपर्ट आपके साथ क्या क्या बुरा कर सकता है, लेकिन उतना गुंजाइश नहीं है दामने वक्त में। 3 अगर प्रेस कर दें, जज़ाकल्लाह। रिलायंस ऑन अदर्स। एक्सपर्ट किसे कहते हैं? एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पोजेसेस स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग। और एक्सपर्ट वो है जिसके पास वो नॉलेज है जो अकाउंटिंग या ऑडिट का नहीं है, उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जब डिसाइड करना है वेदर हम एक्सपर्ट यूज़ करें या ना करें तो हमें कुछ फैक्टर्स देखने होंगे। वो जो मैटर है उसमें नेचर, सिग्निफिकेंस और कम्प्लेक्सिटी कितनी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं, रिस्क कितने हैं उस सिचुएशन में, और कोई और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। वही सारी बातें जो हमने की हैं अब उसको वो कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी है उसमें, रिस्क कितना है, और अल्टीमेटली हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं उसको वेरीफाई करने के। देन उसके काम को कैसे असेस करना, ये सबसे कीमती एरिया है। वैसे तो छोटा सा स्टैंडर्ड है, तकरीबन 1-1.25 सफ़े के अंदर ख़त्म हो जाता है। आईके अपने स्टैंडर्ड की कोई भी लाइन छोड़ी नहीं है सवाल पूछने से। इधर से सवाल उन्होंने कभी भी लॉजिकल भी नहीं बनाया, और जो सीधा सवाल होता है वो किसी ना किसी एक एरिया की आपसे इंग्लिश लिखवा लेते हैं। तो अक्सर लोग तो उसको क्रैम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आए और आप खुद से लिख सकें तो अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चंद की फैक्टर्स हैं। पहले उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखें। उसके साथ आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उससे आपको पता लगेगा। इससे पहले उस एक्सपर्ट से डिस्कशन करें, और ऑडिटर्स अपनी फील्ड में जो हैं उनसे पूछें कि भाई आपने इससे कोई काम करवाया है, उसकी क्वालिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, वो कौन से प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, किसी इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, कोई लाइसेंस है, या कोई और रिकग्निशन उसके पास है जिससे मुझे पता लगे कि हाँ भाई वो तो सियाना आदमी है। उसकी पब्लिश पेपर्स, बुक्स वगैरह कैसी हैं, ये वो बातें हमने की थी कि हम देखें कि एक्सपर्ट कितना कॉम्पिटेंट है। फिर उस एक्सपर्ट की फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज की अंडरस्टैंडिंग लें कि वो किस किस्म की उसका एक्सपीरियंस है और हमें किस किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर ने या मैनेजर ने टीम से कहा कि जाओ और हम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं और यहाँ पे एक जगह पे आके इनकी ख़ास लिक्विड नेचुरल कंप्रेस गैस है जिसको हमने वैल्यू करना है, जो ज़रा एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आओ जो जिसको गैस के बारे में पता हो। वो ले आया एक ऐसे शख्स को जो कि जिसको सिंपल सुई गैस के बारे में नॉलेज था कि घरों के अंदर जब सुई गैस लगती है तो सुई गैस का कनेक्शन किस लेवल पे होना चाहिए, उसमें कितना वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मूवमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तो उसको नहीं पता होगा दूसरे वाले। तो हर गैस का एक्सपर्ट हर तरह की गैस के बारे में नहीं जानता, हालांकि दोनों ही गैस है और दोनों ही नेचुरल गैस है, लेकिन दोनों की फॉर्म में फ़र्क है। जैसे हर डॉक्टर को हर चीज़ के बारे में नहीं पता, जिसको घुटने के दर्द का पता है उसको सर के दर्द के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, जनरली पता है लेकिन स्पेशलाइज बंदा नहीं। और हम स्पेशलाइज बंदा लेके आ रहे हैं तो उसकी फील्ड समझनी है, उसकी फील्ड क्या है। फिर उसके साथ एग्री करना है टर्म्स, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, दोनों की रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसकी रिपोर्ट किस किस्म की होगी और कॉन्फिडेंशियलिटी का वो कितना ख्याल रखेगा। वही वाली बातें जिस तरह से हमने क्लाइंट से तय की थी वो इधर तय हो गई। फिर क्या करें, अब उसके काम को देखना है, उसके काम की एडिक्वेसी देखें, उसकी कंक्लूजन्स की रीजनेबलनेस देख लें, उसकी कंक्लूजन्स को बाकी ऑडिट एविडेंस के साथ मैच करके देख लें कि बाकी ऑडिट एविडेंस क्या कहता है, उसकी अजम्पशंस और मेथड्स को देख लें कि क्या आपको मुनासिब लग रहे हैं, और जो सोर्स डाटा उसको मिला था देख लें वो रेलेवेंट, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है। अगर उसके बाद भी एक्सपर्ट का वर्क मुनासिब ना लगे तो आप उसके साथ मज़ीद चीज़ें एग्री करें या कुछ और एडिशनल प्रोसीजर से कोशिश करें कि आपको कुछ एविडेंस मिल जाए। एंड फाइनली ऑडिटर उसको अपनी रिपोर्ट में तब तक रेफ़र नहीं करेगा जब तक लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है, और जब ऑडिटर को वो ऑडिटर एक्सपर्ट को रेफ़र करेगा तो उसका सिर्फ मकसद होगा यूज़र्स को बताना कि मैंने इस बंदे को इस्तेमाल किया और इस बंदे ने मुझे राय दी है। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऑडिट से आपकी ज़िम्मेदारी कम हो गई है। एक्सपर्ट का नाम ले देने से ज़िम्मेदारी हमारी ख़त्म नहीं होगी, हमारी ही रहेगी। तो इसलिए एक्सपर्ट को अच्छी तरह से जज करना, समझना हमारे ही ज़िम्मे है। ये मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में लिखा हुआ है कि आप मेरे दो
जी अब सवाल ये है, इसमें अब लाइट ओपन कर दें क्योंकि अब मोटी मोटी बात होने लगी है। इन्होंने कहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आप ज़रूर उससे पूछें, क्योंकि जब रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपके फाइनेंशियल्स देखे हैं, सब कुछ ठीक है, हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक्सपर्ट लेके आया तो उस एक्सपर्ट ने ना बड़े अरसे काम किया और काम करने के बाद एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक कोई मसला नहीं है, तो फिर लोग कहेंगे भाई क्यों बता रहे हो कि एक्सपर्ट आया था, जब तुम सब ओके है, तुमने सुन लिया ना, बस हमें मत बताओ। यानी एक ऑडिटर साफ रिपोर्ट में क्यों बिला वजह एक्सपर्ट का जिक्र करके लोगों को बिला वजह कंफ्यूज करे, जिसने नहीं होना था ना वो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्सपर्ट का बीच में जिक्र कहाँ से आ गया। लेकिन जब आप रिपोर्ट ख़राब ही इसलिए कर रहे हैं कि आपने कि एक्सपीरियंस बंदे को दिखाया और उसने बताया कि गड़बड़े हैं, तो फिर आपको एक्सपर्ट की रिपोर्ट और एक्सपर्ट का तस्करा करना पड़ जाएगा। जी इस एक्सपर्ट के ओवरऑल स्टैंडर्ड में इसका यूज़, इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है, कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन, नॉलेज बेस एरिया। जी अब एक्सपर्ट की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा और कौन पे करेगा? दुख की बात है कि फिक्स ऑडिटर करेगा और पे कंपनी करेगी। चूँकि ऑडिट करते हुए जितने भी हम प्रोसीजर्स लगाते हैं, उस पर जितना भी हमारा टाइम लगता है, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो कौन पे करता है? वो लोग। अब अगर एक प्रोसीजर पे मैंने कम टाइम लगाया और मैंने किसी और से टाइम लगवा लिया तो मेरी कॉस्ट तो नहीं पड़ी, तो जो कोई और है उसकी कॉस्ट पड़ेगी। फिर भी अगर लगे आपको कि कल को अगर क्लाइंट लड़ना शुरू हो जाए, आपने क्या किया? एंगेजमेंट लेटर में एडिशनल कंटेंट्स में हमने कहा था कि अगर आप एहतियातन शुरू में तय कर लो कि मैं एक्सपर्ट वगैरह लाऊंगा और उसका खर्चा आप पे पड़ेगा, तो बेहतर है कि तय कर लिया जाए ताकि एंड पे जाके झगड़ा ना हो। एक एंटिटी का ऑडिट शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये ऐसी एंटिटी है जिसमें एक आध ऐसा एरिया आएगा जहाँ हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो दिस इज़ वेरी गुड इन एडवांस कि आप उसके साथ एंगेजमेंट लेटर में ही तय कर लो क्लाइंट के साथ कि हमें एक्सपर्ट बुलाना पड़ सकता है। जी एक्सपर्ट को लेके कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? छोटा सा मासूम सा स्टैंडर्ड है और हर तीसरी अटेम्प्ट में मैं कह सकता हूँ कि इसमें से सवाल आ जाता है। अब चलते हैं आगे। इंटरनल ऑडिटर ISA 610, मैं साथ साथ स्टैंडर्ड भी इसलिए पुकार रहा हूँ कि आप लोग अगर किसी और किताब से किसी और जगह उसको कंपेयर करना चाहें तो कर सकें। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट का स्टैंडर्ड स्टार्ट होने से पहले सबसे पहली डिबेट ये है कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। आप ये देखें कि एक सेठ बैठ के सोचता होगा कि ये बड़े कमाल लोग हैं ऑडिटर्स, 4-5 बंदों की टीम गई उसके पास, ईयर एंड के बाद 2-2.5 महीने काम किया और उसके बाद ये भी बता दिया कि आपके कंट्रोल्स में ये 15 तरह के मसले हैं, ये भी बता दिया कि आपकी मैनेजमेंट ने 12 महीने में अकाउंट्स में ये मोटी मोटी गलतियां भी की हैं, ये भी बता दिया कि आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे ही नहीं दे रहे, आपकी कंपनी को भी समझ लिया, उसके बारे में फ्लो चार्ट्स भी बना डाले, बहुत सारे और प्रोसेस भी कर लिए। तो ऑडिटर के आने से कंपनी की गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो गई, ऑडिटर के खौफ से लोगों ने फ्रॉड करने भी कम कर दिए और ऑडिटर की वजह से अल्टीमेटली कंपनी को बड़ा फ़ायदा हुआ और ये 4-5 बंदों ने 3 महीने में फ़ायदा पहुंचा दिया। तो सेठ सोचता है कि अगर इस तरह के जन्नती लोग मेरे पास हर वक्त मौजूद हो तो कितनी मज़ेदारी की बात है। जब एक सेठ को एक्सटर्नल ऑडिट समझ आता है ना तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम की चीज़ थी, मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए हैं। कुछ लोग ऑडिट को मुसीबत समझते हैं, वो समझते हैं कि लीगल रिक्वायर्ड है, अब क्या करें, ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन जिनको ऑडिट की ट्रू वैल्यू नज़र आ जाती है उन्हें समझ आ जाता है कि ऑडिटर के बेतहाशा फ़ायदे हैं, जो हमने चैप्टर 1 में बातें की थी। तो अगर ऑडिटर के बेतहाशा फ़ायदे हैं तो वो देखता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के फ़ायदे तो बहुत हैं, मसले क्या हैं? मसले ये हैं कि नखरे बड़े हैं। बाहर से आएगा, कहेगा जी मेरे पास जब टाइम होगा तब आऊँगा, मुलाकात करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 महंगा बहुत है। नंबर 3 सुनता ही नहीं है। उसे को ये काम ऐसे हो गया था, भाई मेरे स्टैंडर्ड मुझे बता रहे, मैंने क्या करना है, मुझे कमती लॉ बताएगा, मुझे स्टैंडर्ड बताएंगे, तुम लोग मुझे मत बताओ, तुम अपना काम करो अकाउंट्स बनाने वाला। बदतमीज़ी भी करता है, सुनता भी नहीं है, बदतमीज़ आदमी भी है, नखरे भी बड़े हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट भी बहुत है, काम भी बड़ा चौकस करता है। तो इसमें से इसके फ़ायदे निकाल लें और नुकसान दूर कर दें। तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। उसमें कुछ बंदे हायर कर लेंगे जो उनके नौकरी पेशा होंगे, तनख्वाहें लेंगे और उनको कहेंगे कि तुम लोगों के ज़िम्मे ऑडिट करना है और तुम वो ऑडिट करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। जिस महीने हम जिस एरिया का ऑडिट करें तुमने उस एरिया का ऑडिट करना है।
जिस वक्त तुम्हें जो रिपोर्टें बनाने का कहें तुमने वो रिपोर्ट बनानी है, तो पैसे भी मुनासिब देने पड़ेंगे। आपके मुलाजमीन होंगे, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे, प्रोफेशनल फर्म आपकी बात सुन रहे होंगे, आपके कहने पे काम करेंगे। जब आप उनको जैसे मर्जी कहेंगे वैसा काम करके दे देंगे, और हर वक्त ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं जी मुझे तो शेयर होल्डर्स की बड़ी परवाह है। एक्सटर्नल तो बार बार कहते हैं नहीं नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दूंगा, रिपोर्ट भी हमें देगा। तो एक अच्छा नेक आदमी पक्का पक्का हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, आपकी गवर्नेंस मुसलसल बेहतर रहेगी, आपके कंट्रोल्स मुसलसल बेहतर रहेंगे। आप जिस जिस एरिया का उससे चेकिंग करवाएंगे उस एरिया में वो हमेशा चीज़ें इंप्रूव कर देगा। और फिर सिर्फ अकाउंट्स ही क्यों, आप उसे कहें हमने पिछले महीने मार्केटिंग की है, ज़रा असेस करो कि हमारी मार्केटिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी। फिर आप कहेंगे 2 महीने पहले हम लोगों ने 50 बंदों के इंटरव्यूज़ किए थे, उनमें से 2 को हायर किया, ज़रा डॉक्यूमेंट्स देखो हमारे जो HR के लोग थे क्या उन्होंने सही बेंचमार्क्स पे ये 2 बंदे सेलेक्ट किए हैं। तो वो जाके उन कागज़ों को देखना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो टेक्निकली आप उसको कोई भी एरिया दे दो वो उसको ऑडिट कर लेगा। और ऑडिट हमने पढ़ा था कि कॉमनली ऑडिट कहते हैं किसी भी किस्म की जांच पड़ताल को। तो तय हो गया कि ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड में जब मैं ऑडिट बोलूँगा तो उसका मतलब होगा एक्सटर्नल ऑडिट। तो आज के अलावा मैं दोबारा इंटरनल ऑडिटर का जिक्र नहीं कर रहूँगा, एक्सटर्नल ऑडिट ही वो ऑडिट है जिसको मैं ISA के मुताबिक ऑडिट कह रहा हूँ। चूँकि ऑडिट उसे कहते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रेमवर्क के मुताबिक चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो दूसरा वाला ऑडिट है, वो जो अंग्रेजी ज़बान वाला ऑडिट है, इंटरनल जांच पड़ताल करने वाला ऑफिसर। उर्दू बोल रहे हैं ना, तो इंटरनल भी तो अंदरूनी जांच पड़ताल करने वाला ऑफिसर। तो वो इंटरनल ऑडिटर बेसिकली आपके इदारे के अंदरूनी मामलात को जो आप उसे कहेंगे उस तरह से करेगा। वक्त भले कम है लेकिन मुझे आपसे 10 फ़ायदे चाहिए इंटरनल ऑडिटर के। इंटरनल कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाएगी। इन्होंने उसमें अंग्रेजी ऐड कर दी जी। फ्रॉड टाइम से मिल जाएंगे। वो एक्सटर्नल ऑडिटर भाई तो जिस वक्त फ्रॉड पकड़ेंगे वो बंदा तो कुस्तुन दुनिया बैठा होगा। मैं बड़ी मुश्किल से ना, मैं 3-4 मुल्क जहन में आए और हर मुल्क के साथ कोई सियासी पर्सनैलिटी अटैच थी, तो मैंने कहा जो है ना सियासी तौर पे आप नाराज़ ना हो जाए। ऊपर सब तो सियासत के अलावा कुछ और लोग भी अटैच हो जाते हैं, वो भी अलग अलग मुल्कों में बैठे होते हैं, तो इसलिए कुस्तुन दुनिया थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है जी। इन्होंने कहा पैसे बच जाते हैं। कैसे बचेंगे पैसे? एक्सटर्नल ज़्यादा फीस लेते हैं, एक्सटर्नल को साइड पे करते हैं, उसका पत्ता साफ कर देते हैं। इंटरनल, लेकिन इंटरनल से आप ऑडिट नहीं करवा सकेंगे, ये मजबूरी है। इंटरनल शायद बहुत सारे काम ऐसे पहले से करके रख ले कि एक्सटर्नल के आर्स कम लगें। जब उसके आर्स कम लगें तो हमें पैसे कम देने पड़ेंगे। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ये आर्स के हिसाब से इसको पैसे देने होते हैं। अच्छा जी, और कोई फ़ायदा जी? ख़वातीन की तरफ से कंपनी अपनी पसंद से सिलेक्टेड एरियाज़ को ऑडिट करवा सकती है जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट गुंजाइश हो जी। कंपनी का इमेज बेहतर हो जाएगा जी। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी में तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है, हमारे सिलेबस ने हमें नहीं बताया, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए वाजिब होता है इंटरनल ऑडिट। और मैनेजमेंट बेहतर भी होगी और डरी भी रहेगी। उन्हें पता होगा कि ऑडिटर हर वक्त बैठे हैं, एक्सपेंस होने से पहले अप्रूव हुआ करेंगे। ऑडिटर तो परसुएसिव एविडेंस पे काम करता है ना, बाहर वाला। तो ये तो एसेट लाने से पहले रसीद चेक करेगा, अप्रूवल चेक करेगा, एसेट आने के बाद एसेट को देखेगा, फिर उसकी प्लेसमेंट देखेगा। तो इससे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और हैवी नौकर आदमी जो कहो वो कर देता है, और एरर्स में स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जब एक इदारे में पक्का पक्का एक ऑडिटर मौजूद है तो उसके खौफ और उसके चेक एंड बैलेंस दोनों की वजह से एरर्स, फ्रॉड कम होंगे। अल्टीमेटली वो वाले भाई साहब भी जब आएंगे एक्सटर्नल तो उसकी ज़िंदगी भी बड़ी आसान होगी, इदारा काफ़ी हद तक आज़ाद हुआ होगा। रिस्क असेसमेंट हो जाएगी, टाइमली वो बता देगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़, और एंटिटी वाले अच्छे अच्छे कंट्रोल वहाँ पहले से ही लगा लेंगे जी। सारा रिकॉर्ड, सारे लोग, हर चीज़, हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से चल पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो जब इतने फ़ायदे हैं तो फिर तो हर इदारे के पास इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। प्रॉब्लम में पैसे देने पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इदारा कहता है कि हमारी तो अभी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम प्रोडक्शन करें, हम कहाँ से शशके मशके वाला बंदा ले आएँ। तो ये अमीर इदारों के चोंचले हैं इंटरनल ऑडिट। जो इदारा जितना स्टेबल होता चला जाता है, देन दे रियलाइज़ कि हमारे पास एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद हो जो बड़े अच्छे तरीके से काम करे।
अब सबसे पहली डिबेट ये कि इसमें और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या फ़र्क होता है। इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फ़र्क है, वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये हमारे अंडर है। अपॉइंटमेंट, इस एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट शेयर होल्डर्स कर रहे हैं एजीएम पे, और इसको मैनेजमेंट के लोग अपॉइंट कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन का उधर डिफाइन था सीए हो या सीएम में हो, इधर ऐसा कुछ भी नहीं बोला हमने। रिपोर्ट का फर्क है, वो रिपोर्ट मैनेजमेंट के लोगों को दोषावत गवर्नेंस को दे रहा है, अगला एक्सटर्नल दुनिया को दे रहा था रिपोर्ट। स्कोप का फर्क है, वो सिर्फ अकाउंट्स पे ऑडिट करता है, इसको आप अपने ऑपरेशंस पे लगा दो, एचआर पे लगा दो, मशीन की मेंटेनेंस की चेकिंग पे लगा दो। कॉस्ट का फर्क है, बाइस्ड होता है, यानी कि इंडिपेंडेंस का फर्क है। वो ओपिनियन देता है, ये साथ साथ हेल्प करता है, ये कंपनी को इम्प्रूव कर रहा होता है, वो बाहर वाले लोगों को पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में राय दे रहा होता है। तो कहानी तो बड़ी मज़ेदार है। इंटरनल ऑडिटर का जब इंडिपेंडेंस का मसला है ना, तो यहाँ पे एक ट्यूटर नोट है, आईकेप की किताब में इस वक्त नहीं है, कुछ टाइम पहले होता था, उससे पहले नहीं था, तो आईकेप कुछ चीज़ें प्लस करता है, फिर कभी माइनस कर देता है, तो एहतियातन मैं लोगों से ज़रूर डिस्कस कर रहा होता हूँ। हमने कुछ ऐसे तरीके करने हैं किसी तरह से इसकी इंडिपेंडेंस बेहतर हो जाए। अगर इसकी इंडिपेंडेंस बेहतर हो गई तो फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटर के करीब करीब लेवल का कमाल आदमी बन जाएगा। इसकी इंडिपेंडेंस कैसे बेहतर करें? सबसे पहले तो इसके डिपार्टमेंट को अलग कर दें बाकी सारे रैंक से। यानी अगर हम कहीं एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये सारे बराबर कर दिए तो मज़ा नहीं आएगा। हम कहेंगे सारे डिपार्टमेंट एक तरफ और एक अलग से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जो इनसे ऊपर है। एक तो उसका रैंक बेहतर कर लें, दूसरा उसमें जो बंदे हायर करें उनके जो अपने ज़ाती रैंक हैं वो ऊपर के होने चाहिए। फिर वो लोग डायरेक्ट ऊपर दोषावत गवर्नेंस से कनेक्ट करें, किसी मैनेजर से ना कनेक्ट करें, यानी उनका बॉस सिर्फ ऊपर बैठे हुए डायरेक्टर्स हो, जबकि बाकियों के बॉस में मैनेजर, सीनियर मैनेजर और फिर डायरेक्टर्स तक बात जा रही हो। उनकी हायरिंग फायरिंग इदारे के अंदर के लोग ना करें, इदारे के टॉप पे बैठे हुए जो दोषावत गवर्नेंस है वो हायरिंग करें। उनको निकालने का फैसला भी ऊपर वालों का होना चाहिए, इनकी तनख्वाहें और तनख्वाहों के इंक्रीमेंट का फैसला भी, वो रिपोर्ट भी फिर ऊपर वालों को दें, यानी नीचे की लेयर ऑफ मैनेजमेंट तक वो पहुँचे ही ना। फिर ऐसा ना हो कि इंटरनल ऑडिटर जो लोग हैं उनकी इदारे के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाए। इनको अजनबी रखें, इनको रोटेट करते रहें, इनको किसी एक डिपार्टमेंट पे ज़्यादा टाइम ना लगाने दें। आज वो एचआर पे काम करें, महीने बाद उठा के किसी और जगह लगा दें। अगर फ़र्ज़ करें मजबूरी है कि आपने सिर्फ प्रोडक्शन पे ही हर साल इंटरनल ऑडिट वो करना है, तो फिर प्रोडक्शन की टीम में अगर जो इंटरनल ऑडिटर उनकी जगह बदलते रहें कि ये बंदा अभी रहीम यार खान में था, ये तकरीबन साल बाद इसको उठा के जो है वो फैसलाबाद वाले प्रोडक्शन यूनिट पे लगा देते हैं, उसके साल बाद इसको गुजरांवाला भेज देते हैं। लोगों को रोटेट करते रहें, उनकी लाइन ऑफ रिपोर्टिंग चेंज कर दें, उनके बॉस चेंज कर दें, उनका सिस्टम को बयान करने का तरीका चेंज कर दें। बातें समझ आएंगी? तो फिलहाल यहाँ तक का स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अब ये जो इतना अजीम आदमी है हम इसका क्या कर सकते हैं। यहाँ के लिए अब लाइट बंद करनी पड़ेगी और बल्कि बंद भी कर दें लगे हाथों। जज़ाकल्लाह। व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट की आप लोगों ने बड़ी तसल्ली से बात की। पर्पज़ एंड फंक्शन क्या है इंटरनल ऑडिट के? इंटरनल ऑडिट के फंक्शन ये है कि इंप्रूवमेंट हो जाएगी फाइनेंशियली ऑपरेशनल कंट्रोल में, लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है डिसाइड करें कि वो भी इनके काम को यूज़ कर ले, उनकी भी ज़िंदगी आसान हो सकती है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से इदारे की रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी। ये 5 बातें लिखी हैं, लेकिन आप अपने अल्फाज में अगर खुद से 10 फ़ायदे बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। वीकनेस एंड लिमिटेशन, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए लोग अक्सर इसको रखते नहीं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है बहरहाल फिर आपका एक जजमेंटल मैटर है कि आप इसको लेके आएँ या नहीं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कॉस्ट की वजह से अक्सर लोग इसकी तरफ नहीं आते, और सम टाइम इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। अभी बातें हमने पढ़ी हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर का कंपैरिजन रोल, इसका रोल है कि वो ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और इसका रोल है कि वो एग्जामिन करेगा सिस्टम को, कंट्रोल्स को, और देखेगा कहाँ कहाँ रिस्क है और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसकी क्वालिफिकेशन स्टैचू यानी कि लॉ सेट करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन लॉ ने सेट नहीं की। ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है। अभी तो मैनेजमेंट कर रही है, इंप्रूवमेंट कैसे होगी कि मैनेजमेंट के बजाय कौन अपॉइंट करे? दोषावत गवर्नेंस। लेकिन यहाँ तो मैनेजमेंट ही लिखेंगे ना, जो प्रॉब्लम है इसका। इसकी ड्यूटीज़ कौन सेट कर रहा है? ये लॉ सेट कर रहा है, वहाँ मैनेजमेंट वाले सेट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट किसको कर रहा है? शेयर होल्डर्स को, वो मैनेजमेंट को। किताब ने बस इतने से फ़र्क बताए।
फिर हम इसकी इंडिपेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग लाइन बेहतर कर सकते हैं। चीफ इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट ऑडिट कमेटी को, डायरेक्टर्स में कमेटियां होती हैं, डायरेक्ट ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करे जो ऑडिट के मामलात को देखते हैं, रादर देन किसी चीफ अकाउंटेंट को या फाइनेंस के किसी हेड को रिपोर्ट करे। ये डायरेक्ट बड़ों को, ओनर्स के नुमाइंदों को रिपोर्ट करे। स्कोप, फाइनेंस डायरेक्टर या लाइन मैनेजमेंट इसका स्कोप ना डिसाइड करे, इसका स्कोप ऑडिट कमेटी वाले डिसाइड करें। फिर रोटेशन होनी चाहिए, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाए, इनको बार बार बदलते रहना चाहिए। 3 से 5 साल तक तो बड़ी रोटेशन होनी चाहिए, और छोटे छोटे एरियाज पे तो मंथली, 2-2 मंथली बेसिस पे भी रोटेशन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट सीनियर एग्जेक्टिव की तरफ से नहीं होनी चाहिए जो खुद भी इन्फ्लुएंस हो और कल को उसका अपना कोई मसला हो तो ये उसको सपोर्ट कर रहा हो। जाहिर है आपसे जो इमीडिएट ऊपर बॉस है आप उसको तो सपोर्ट करेंगे, तो अगर ये उनके खिलाफ रिपोर्ट देगा तो कल को इसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट या इसका जो चीज़ें डिज़ाइन करना है या इसका रिमूवल वो बड़ों के पास होना चाहिए। इसी तरह से इंटरनल ऑडिट कंट्रोल्स डिज़ाइन करना, इंटरनल ऑडिटर को नहीं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो कंट्रोल्स डिज़ाइन करें, वो सजेस्ट करें कि यहाँ वीकनेस है और वो मशवरा दें कि यहाँ कंट्रोल्स लगा दो, बट कंट्रोल्स बनाना उनके ज़िम्मे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इन तरीके से हम इनकी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? कह सकते हैं बिल्कुल, चूंकि हमने सारी बातों में शेयर होल्डर और मैनेजमेंट की बात की है तो हम कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट का एजेंट है और एक शेयर होल्डर्स का एजेंट है। जी लाइट्स ओपन कर देते हैं 13, जज़ाकल्लाह। जी इंटरनल ऑडिटर क्या है और उसके बारे में जो हमने बातें पढ़ी उसमें कोई अगर एक आध सवाल है तो बताएं, नहीं तो अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ऑडिटर क्या करेगा अब इसका। क्लियर है? पक्का? सारे चक्कर में बैठे हैं कि आज टारगेट ज़्यादा है, सर को रोकना नहीं है। इतने अच्छे बच्चे अगर मिल जाएं तो कमाल ही ना हो जाए। ठीक है जी, अहम सवाल, बड़ा धुंधला सा सवाल है। हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और नॉर्मली मैं से कहता हूँ कि ये सवाल ये नहीं है, ये 3 सवाल हैं। अगर अभी तक जब मैं इंटरनल ऑडिटर पढ़ा रहा था तो मैं इधर आ गया था मैनेजमेंट की तरफ और बाबा क्या था वो जो बाहर वाला बंदा, पूरे ऑडिट में हमने उसी की टोन में बात करनी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके रोल में उतर गया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वापस बाहर निकलता हूँ, मैं अब आपकी साइड पे आता हूँ, एक्सटर्नल ऑडिट वाली साइड पे। अब मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ और अब वो जो इदारे के अंदर बैठा हुआ इंटरनल ऑडिटर है, मैंने उसके बारे में तबसरा करना है। मुझे पता लग गया कि एक इदारे में इंटरनल ऑडिटर मौजूद है। अब मैंने 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं, 3 बड़े ड्रामाई सवाल। पहला सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अहम सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? और तीसरा सबसे अहम सवाल कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये 3 अलग अलग सवाल जो है। तीसरा वाला देखिए ना, सबसे डिफरेंट था। हालांकि पहला और दूसरा बड़े मिलते जुलते लग रहे थे। पहला क्या था, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा था कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा था कि क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 सवालों का जिस दिन हमें जवाब मिल गया, ये स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाएगा। अब हम ना, कुछ लोग कह रहे हैं क्रैश कोर्स चढ़ गया टीचर को ना, ये पढ़ा के ना बावला सा हो गया, इसे खुद भी नहीं पता लग रहा है, ये एक ही जुमला 3 दफ़ा बोल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं, सवाल के किस एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये 3 सवाल हैं। क्या इंटरनल ऑडिटर ऐसा है कि मैं उसके काम को इस्तेमाल करूं? नंबर 2, क्या उसका काम ऐसा है जो इस्तेमाल हो सके? और नंबर 3, क्या इस्तेमाल भी हो सकता है या नहीं हो सकता? इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं अब बकाया स्टैंडर्ड में हमने।
प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड को पढ़ने के बाद दोहराते हुए लोग कहते हैं कि सर हर लाइन दूसरे से मिलती जुलती लग रही है। अभी हमने जो पढ़ा था अगले पैराग्राफ में तकरीबन वैसी बातें दोबारा से हो रही हैं, तो आप तो फिर मिलती जुलती बातों की बात कर रहे हैं, मैंने तो सेम लाइन बोल दी। तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी टोन समझनी होगी। तो इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि हम इंटरनल ऑडिटर को किस मोड में इस्तेमाल करेंगे, पहले सवाल का जवाब चाहिए, इंटरनल ऑडिटर कैसा है। अगर मैं इंटरनल ऑडिटर को समझ लूँ तो उसके बाद फिर मुझे डिसाइड करना होगा कि अब अगर ये इंटरनल ऑडिटर मज़ेदार है, अच्छा है, मेरे काम का है, तो अब मुझे देखना है कि मैं इसके काम को कैसे इस्तेमाल करूँ। तो काम को कैसे चेक करूँ और उसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके ऊपर डिबेट हो। तो पहली एश्योरेंस है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है और उसका काम करने का सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है या नहीं। 3 बेंचमार्क, कंपिटेंस कैसी है, नंबर 2 कैपेबिलिटी यानी इंडिपेंडेंस कैसी है, और नंबर 3 क्या सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, बहुत ही कोई इंडिपेंडेंट है और उसने आईकॉम किया हुआ है, उसको बहुत अच्छी तरह से कॉमर्स के मामलात का पता है, आप कहेंगे सर कंपिटेंस फारिग हो गई। मैं कहूँ जी बड़ा ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किस्म का आदमी है और इतना ज़बरदस्त वो है, ये तो पूरी फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ी है, देखो इसका अपना भाई डायरेक्टर फाइनेंस है, कितना कंपिटेंट आदमी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। हमने कहा बंदा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है भी तूफानी इंडिपेंडेंट, और जब जब भी इंटरनल ऑडिटर का काम करता है दिमाग में हमेशा याद रखता है इसने क्या काम कब किया था, और जो रिपोर्ट है हमेशा ज़बानी सुनाता है, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच पे काम नहीं कर रहा। तो 3 बेंचमार्क ज़हन में रखना है। इंटरनल ऑडिटर तब अच्छा होगा जब कंपिटेंट भी हो, जब कैपेबिलिटी यानी कि इंडिपेंडेंस भी बेहतर हो, और नंबर 3 कंपिटेंस पे वही सारी बातें कर दें जो आपने एक्सपर्ट पे की थी। क्या तालीम है, कितना तजर्बा है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है या नहीं है, किस हद तक ये चीज़ें वो हैं, हमारा कोई इससे पुराना एक्सपीरियंस, मार्केट में इसके बारे में कोई रिप्यूट, तो कंपिटेंस पे ये सारी बातें की जा सकती हैं। कैपेबिलिटी पे, इंडिपेंडेंस पे, वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बहस की ना, इंडिपेंडेंस बेहतर कैसे होगी, उसको रिवर्स कर दें, वो सारी बातें नेगेटिव टोन में बताएं। कहीं मैनेजमेंट के अंडर तो नहीं आता, कहीं उनको रिपोर्ट तो नहीं करता, कहीं इसकी तनख्वाह वो तो नहीं सेट करते, कहीं इसको प्रमोशन मैनेजमेंट वाले तो नहीं देते, मैनेजमेंट इसकी रिपोर्टों पे एक्शन भी लेती है या नहीं लेती, इसका इदारे में स्टेटस क्या है, ये कौन सी जगह पे आता है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर मेरे काम का है, अगर ये कॉम्पिटेंट है तो मेरे काम का है। तो आखिरी चीज़ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच, क्या ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, क्या ये वर्किंग प्रोग्राम्स बनाता है, क्या ये वर्किंग पेपर मैनेज करता है, क्या ये प्लान बना के चलता है, क्या ये हर चीज़ लिखता है, क्या इसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो के इस काबिल होती हैं कि कल को मैं उसको देख के समझ सकूं इसने कैसा काम किया। भाई पार्टनर भी अगर देखना चाहे ना किसी जूनियर ने कैसा ऑडिट किया, तो वो जूनियर को कम और जूनियर के बनाए हुए वर्किंग पेपर्स को ज़्यादा देखता है। तो अगर ये वर्किंग पेपर्स ही नहीं मैनेज करता तो मेरे लिए बेकार है। तो लेवल 1 एश्योरेंस समझ आ गई। लेवल 1 एश्योरेंस ये है कि इंटरनल ऑडिटर के ऊपर भरोसा कर लिया जाए कि वो अच्छा है या हल्का है। ये जब समझ आ गया तो फिर अब अगला सवाल आएगा कि मैंने इंटरनल ऑडिटर को यूज़ किस कैपेसिटी में करना है। 2 कैपेसिटी स्टैंडर्ड ने सजेस्ट की हैं, एक को हम कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, और एक को हम कहते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट और डायरेक्ट असिस्टेंस। आगे जाने से पहले ये जो पहला वाला सवाल है इसको देखना है या एक दफ़ा आप ख़त्म होने के बाद इंग्लिश देखनी है? ख़त्म होने के बाद। उन्होंने कहा पिछली बार सर ने शाबाशी दी थी तो इसका मतलब है कि ऐसा बोलने से ना सर को हमारे बारे में अच्छा सा गुमान होगा। ठीक है जी, 2 टारगेट्स क्या हैं? यूजिंग द वर्क, डायरेक्ट असिस्टेंस। आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इसके काम को इस्तेमाल करूँगा। ये भाई साहब ने काम किया होगा साल भर, मैं पहुंचा हूँ ज़्यादातर जून एंड के आसपास, जुलाई अगस्त में बैठ के जो साल भर इसने काम किया उनमें से कुछ सिलेक्टेड काम उठाऊं और उसको इस्तेमाल करूं। अब सोच के बताएं एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक अच्छे इंटरनल ऑडिटर की मौजूदगी की वजह से। टाइम बच जाएगा, रिस्क कम होगा, चीज़ें पहले से आइडेंटिफाइड होंगी, कंट्रोल्स मजबूत हो चुके होंगे। यही तो वो चीज़ें जिन पे टाइम लगता था ऑडिटर का। चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई होंगी, चीज़ें पहले से मौजूद होंगी, काम हुआ हुआ होगा।
तो जब आपको आने से पहले पता है कि इंटरनल ऑडिटर मौजूद है, तो वाई नॉट कि हम अपने फ़र्ज़ करें 100 एरियाज़ हैं, उन 100 एरियाज़ में से 12-13 एरियाज़ में इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल कर लें। हमने जो सेल्स के ऊपर पूरे साल सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंपल उठा के, रसीदें उठा के क्या चेक करना था, साइन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अमाउंट लिखी है या नहीं लिखी, 2 टिक हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, फाइल में लगी हुई है या नहीं लगी हुई, सीरियल नंबर आ रहे हैं। अब ये इतना बच्चों वाला काम है, और कितना मज़ा है कि अगर ये बच्चों वाला काम इसने पहले से किया हो, मुझे बंदे पे तो भरोसा आ चुका है, तो अगर इसने ये काम ऑलरेडी किया हुआ होगा तो मैं उस काम पे कम टाइम लगाऊंगा। तो रादर देन कि मैं वो काम रिपीट करूं, मैं इसके काम की रफली क्वालिटी असेस कर लूं। और अगर मज़े का लगे तो जैसे पार्टनर हर एरिया तो नहीं करता ना, लेकिन हर एरिया के बच्चे के काम को असेस करके उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं सही ओपिनियन दे दूँ, तो हम इसका काम पकड़ के उसके काम को चेक कर लें। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसने कौन कौन सा काम हमसे रेलेवेंट किया है। हो सकता है वो HR पे काम कर रहा था, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मार्केटिंग की पॉलिसीज़ को देख रहा था, ज़रूरी नहीं है। लेकिन साल में पता लगा उसने 3 ऐसे काम किए हैं जो मेरे काम के हैं। उसने सेल्स की रसीदें देखी हैं, उसने पेरोल की कंप्लीटनेस देखी है, और उसने बैंक के अंदर जाने वाली 100% ट्रांजैक्शंस को क्रॉस मैच किया है कि वो कहाँ कहाँ गई। तो ये 3 काम इसके मुझसे रिलेट कर रहे थे। वही वाली बात ना, मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ या नहीं। अगर तो काम ही मार्केटिंग का है तो मेरे लिए तो बेकार है। तो मैं वो काम पकड़ूंगा, अब उस काम को चेक करूंगा। आज मैं उतना फंसा हुआ नहीं जितना थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट को लेके फंसा हुआ था। एक्सपर्ट वो काम करता था जो मेरी नॉलेज से ऊपर का था, तो मैं उसके काम को चेक नहीं कर सकता था। और ये क्या काम कर रहा है जो मेरा वाला काम है, तो मैं रीचेक कर सकता हूँ इसका काम, सैंपल पे कुछ काम देख सकता हूँ, इसके साथ बैठ के बातचीत कर सकता हूँ। तुम जो कह रहे हो सेल्स में मसला है, तो तुम क्यों कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम इसके काम को चेक कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, इसके वर्किंग पेपर्स को चेक कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे इसने अगर एक जगह काम किया तो उस काम को हम सैंपल पे खुद से दोबारा करके देखेंगे कि हम भी उसी नतीजे पे पहुँचे या नहीं पहुँचे। स्टैंडर्ड कहता है एक बड़ा अच्छा हल ये है कि अगर तुम लोग साल के शुरू में ही, जिस वक्त अपॉइंट हुए थे हम पिछली EGM पे, रिपोर्ट दे रहे हैं हम अगली वाली EGM पे, तो जिस वक्त अपॉइंट हुए थे उसी वक्त मैनेजमेंट से, दूसरा गवर्नर से बात करते हैं कि जी आपके इंटरनल ऑर्डर हमने फरमाइश करनी है। इंटरनल ऑर्डर से कह देते तुम साल भर जो मर्जी काम करो, ये 5 एरिया मेरी फरमाइश पे इस डिटेल में इस प्रोटोकॉल के मुताबिक कर लेना। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये बहुत अच्छा है, इट इज़ यूजफुल फॉर ऑडिटर टू एग्री इन एडवांस कि आप पहले से उन्हें बता दो कि इस साल मेरे फरमाइश पे ये काम कर लेना। तो आपको भी पता होता है कि उसने क्या काम किया होगा, और आप भी जब आपने अपने रूल्स बताए होते हैं तो बाद में उस काम को असेस भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो बहरहाल आपने उसके काम को चेक किया, देखा, आपको भरोसा हुआ, और आपने उसकी बेस पे अपना काम का लोड कम किया और एक ओपिनियन तक पहुंच गया। तो आप अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने इसके काम को यूज़ किया था और इसके काम को यूं करके हमने वेरीफाई किया था। ये है यूजिंग द वर्क की कहानी। और दूसरी कहानी क्या है, डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। आप ऑलरेडी किए हुए काम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जाते हैं और आप अपने एक टीम मेंबर की तरह उसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। आप मैनेजमेंट से, दूसरा गवर्नर से पूछते हैं, आप कहते हैं आपको कोई मसला तो नहीं, हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप अपने ये 3 बंदे हमें फॉर द टाइम ऑफ ऑडिट दे देंगे। फिर हम उन टीम मेंबर से, उन इंटरनल ऑडिटर से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमें सर्व करेंगे और हमारे टीम मेंबर बन के सर्व करेंगे। तो फ़ायदा क्या होगा, मैंने जहां 8 बंदों की टीम लेके जानी थी, मैं ले जाऊंगा 5 बंदों की टीम, और 3 बंदे इदारे के अंदर के होंगे। इनके अंदर के होने का नुकसान भी और फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि इंडिपेंडेंस आउट है, और फ़ायदा ये है कि इनको बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता। इन्होंने पिछले साल कुछ फ्रॉड भी पकड़े होंगे, कुछ इंसानों पे ने शक भी ज़्यादा होगा। तो फिर तरीका क्या है कि मैं इनको डायरेक्ट असिस्टेंस में अपनी टीम के अंडर ले आऊँ। अब वो दूसरा सवाल ख़त्म हो गया। 2 सवाल थे ना, काम कैसा है और मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। अब जब मैं उसको अपनी टीम में ही ले आ गया तो अब सारा काम वो करेगा जो मैं उसे कहूँगा। दूसरा मुद्दा, काम कैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है जैसा मैं सिखा रहा हूँ। यानी अब वही डायरेक्शन सुपरविजन, मैं अपने टीम मेंबर को डायरेक्शन सुपरविजन देता था, वो डायरेक्शन सुपरविजन किसको दूंगा, इस इंटरनल ऑर्डर को। ये हल्का काम कब करेगा, जब मैंने इसे हल्का सिखाया होगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर इसको मैं अपने टीम मेंबर्स की तरह ट्रेन करूं और साथ लेके चलूं तो ये अच्छा काम भी करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड को डर लगा, उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि इंटरनल ऑर्डर को यूज़ करके ऑडिटर चिल हो जाए।
उन्होंने कहा पहली बात ये कि आपने जहन में रखना है कि आप सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहे हैं ऑडिट में। दूसरा आपने जहन में रखना है कि इसके ज़िम्मे मुश्किल चीज़ें नहीं डालनी, जो टेक्निकल चीज़ हो खुद करनी है, जो लेस टेक्निकल ऐसे दे सकते हैं, जो ज़्यादा मटेरियल है खुद करो, जो कम मटेरियल है ऐसे दें, जिसमें जजमेंट ज़्यादा है वो खुद करें, जिसमें बहुत ही कम जजमेंट है, जहाँ रेपिटेटिव आसान बच्चों वाला लेकिन लेंथी काम है इसके ज़िम्मे लगाएं, जहाँ टेक्निकल सियाना दिमाग लगाने वाला जजमेंट लगाने वाला सेंसिटिव इस तरह का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें। इसको ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व ना करें। इवन इससे ये भी मत मशवरा लें कि तुम्हारे काम को यूज़ करूँ या तुम्हें डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ करूँ। बात समझ आई? तो फिर एंड पे आप डॉक्यूमेंट क्या करें? हमने इनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैनेजमेंट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन से बंदे चूज़ किए, उन बंदों को क्या काम दिया और उन बंदों ने कैसा काम किया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये एक थीम है, थीम समझ आ जाए तो स्टैंडर्ड देखने में तो काफ़ी ड्रैग कर रहा है, काफ़ी बातों को रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर हमें ये ओवरऑल थीम अप्रोच समझ आ गई है तो अब सिर्फ हमने इंग्लिश को जल्दी जल्दी से देखना है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो इंग्लिश जल्दी से देख लेते हैं। जी जी, अगर एक इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है और एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं पता, वो बेचारा क्या करे। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको जो एरिया दें वो लेस सेंसिटिव हो, वो उस फ्रॉड की वजह से ज़्यादा भी जो नुकसान करे वो बड़े कम लेवल का हो। दूसरा, एक बात जहन में रहे कि लेवल 1 सवाल सबसे पहले करना था। 3 सवाल थे। इंटरनल ऑर्डर कैसा है, काम यूज़ हो सकता है या नहीं, और इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। तो पहला सवाल था कि इंटरनल ऑर्डर कैसा है, तो मैंने वहाँ 3 चीज़ें उसी वक्त चेक कर ली थी, कंपिटेंस, इंडिपेंडेंस यानी कैपेबिलिटी और सिस्टमेटिक। अगर मैं उसकी इंडिपेंडेंस समझ चुका हूँ और मुझे अच्छी लगी है तो ही स्टैंडर्ड अलाउ करेगा। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर आपको उसकी कंपिटेंस पे डाउट है या अगर आपको उसकी इंडिपेंडेंस पे डाउट है, आप उसको डायरेक्ट अंडर सुपरविजन नहीं ला सकते। लेकिन तीसरे डाउट का कोई मसला नहीं, अगर वो सिस्टमेटिक काम नहीं करता कोई मसला नहीं, मेरे अंडर काम करेगा ना, सिखा दूंगा। तो इंडिपेंडेंस तो सबसे पहला बेंचमार्क है। शुरू में ही अगर हमें डाउट है तो हमें तो उसको बीच में नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमें पता ही ना लग पाए बावजूद शदीद कोशिश के, तो फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 1 की तरफ कि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑडिटर चाहे जितना मर्जी परफेक्ट हो, कुछ कोताहियाँ उस गरीब से हो जाएंगी। ये तो हम मानते हैं कि हम परफेक्ट कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते। इंग्लिश 1-3 कर दें ताकि हम जो है ना खुल के इंग्लिश देख सकें। ISA 610 deals how external auditor can use the work of internal auditor. 610 deals specifically with external auditor responsibility, और वो कहते हैं कि 2 में से आप एक काम करेंगे, या using the work of internal audit function या using internal auditors to provide direct assistance। समझ आ जाए तो स्टैंडर्ड बड़ा अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाता है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब अगेन थोड़ी सी मिक्सिंग करना चाहें तो आप दोनों की मिक्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑडिटर नॉर्मली किसी एक तरफ जाता है। बहरहाल स्टैंडर्ड ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो दिस कैन हैपन कि एक एरिया में उनके किए हुए वर्क को इस्तेमाल कर लिया और एक एरिया में उनको साथ में ला लिया, या उनके एक बंदे को अपने साथ में ला लिया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2 में से एक ऑप्शन है, क्योंकि जब आप उसको मिला लिया तो बंदा भी उनका ले गए और काम भी पिछला वाला। यानी वो कहेंगे जी आपने ड्यूरिंग द ऑडिट भी बंदा छीन लिया और उससे पहले भी बंदे को आपने ही बताया था कि उसने क्या करना है, तो हम बंदा तो हमारा है, इतना तो ना करें हमारे साथ बुरा। तो नॉर्मली एक वक्त में हम एक काम कर रहे होते हैं। अब सबसे पहली एश्योरेंस क्या थी? वो 3 एश्योरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और सिस्टमेटिक डिसिप्लिन। यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस की बात है उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी। उसका स्टेटस क्या है, वो किसको रिपोर्ट करता है, क्या वो दोषाविद गवर्नेंस तक जाता है, क्या कोई कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, क्या दोषाविद गवर्नेंस उसके एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस वगैरह को देखते हैं, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं, क्या मैनेजमेंट उसके कहने पे अमल करती है, यानी उसका स्टेटस क्या, उसकी इंडिपेंडेंस कैसी है। फिर कंपिटेंस, क्या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, क्या रेलेवेंट ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी है, क्या उनका कोई हायरिंग ट्रेनिंग का कोई अच्छा क्वालिटी का निज़ाम है, और क्या उनके पास रेलेवेंट नॉलेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तीसरा, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच, क्या वो प्रॉपर्ली प्लान, सुपरवाइज, रिव्यूड और डॉक्यूमेंटेड वे में चलते हैं, क्या ये फंक्शन अप्रोप्रिएटली क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और सारे निज़ाम को फॉलो करता है जिससे अच्छी क्वालिटी का काम हो। ये वो 3 शुरू वाली एश्योरेंसेज हैं कि इंटरनल ऑर्डर कैसा है। अब हमने किसी एक तरफ आना है, तो सबसे पहले हम आए हैं यूजिंग द वर्क की तरफ। जल्दी से इसकी इंग्लिश देखते हैं।
एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करे जब उसके काम को यूज़ करना है कि क्या वो काम प्रॉपर्ली प्लान था, परफॉर्म था, सुपरवाइज था, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल हो गया था रीजनेबल कंक्लूजन के लिए, क्या उन्होंने उस काम में अप्रोप्रिएट कंक्लूजन तक पहुंच गए, और क्या उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उनके साथ मैच कर रहा है, और क्या जो उन्होंने एक्सेप्शंस या अनयूजुअल मैटर्स बताए वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व हुए या नहीं हुए। अब हम उनका काम चेक कर रहे हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर के एडवांस में एग्री कर ले इंटरनल ऑडिटर से शुरू में ही कि तुम कौन सा काम करोगे, उसमें क्या मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। उसका सैंपल सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट कैसे करेगा, वो रिव्यू कैसे कराएगा। तो अच्छा है कि हम शुरू में उससे तय कर लें। यूजिंग द वर्क में शुरू से कह देंगे तुम साल भर ये काम करना। आफ्टर वैल्यूएटिंग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वर्क, एक्सटर्नल ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर क्या लगाएगा, वो इंक्वायरीज करेगा इंटरनल ऑडिट वालों से। तुम्हारा काम देखा, बड़ा अच्छा लगा, ये काम में ये जो ये लिखा था इसका क्या मतलब था, यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकला था। उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, ऑब्जर्व करें उसको काम करते हुए। आप उसके काम को, उसके वर्क प्रोग्राम को, उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू करें और सैंपल पे काम खुद से भी करके देखें। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग स्पेसिफिक, उसके काम को कितना ज़्यादा ध्यान से देखना है, हमने उस पर कितना काम करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिस्क ऑफ मटेरियलिटी की जजमेंट कितनी है। ये डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में हमारी असेसमेंट क्या है, और ये डिपेंड करता है कि जो उसका काम हमने बेसिक देखा हम उसके ऊपर कितना मुतमईन है। देन डॉक्यूमेंट क्या करना है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसका काम आपको कैसा लगा और आपने उसके काम पे प्रोसीजर्स क्या लगाए। ये पहला जोन है यूजिंग द वर्क। और दूसरा जोन क्या है, डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस इज डिफाइंड कि यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड, वो हमारे अंडर काम करेगा, हमारा टीम मेंबर बन जाएगा। इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं दे सकते अगर उनकी ऑब्जेक्टिविटी यानी इंडिपेंडेंस में थ्रेट है, वो जो हम बात कर रहे थे, या वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये दो में से एक भी मसला हुआ तो हम डायरेक्ट असिस्टेंस वाला तजर्बा नहीं करेंगे। जब हम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क तय कर रहे हैं कि हम उसको क्या वो करें, तो उस वक्त देखना होगा जजमेंट कितनी है, उस एरिया में रिस्क कितना है, कोई थ्रेट्स वगैरह क्या हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, उसकी कॉम्पिटेंस पे, और ओवरऑल क्या इन एग्रीगेट एक्सटर्नल ऑडिटर वुड रिमेन सफिशिएंटली इन्वॉल्व। क्या उसके आने के बाद, उसको टीम में डालने के बाद मैं अभी भी ऑडिट में प्रॉपर इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ऐसा ना हो कि उसके आने के बाद मैं बिल्कुल ऑडिट से फारिग हो जाऊँ। डन। ISA 610 ने मना किया है कि आपने इंटरनल ऑडिटर को कुछ कामों के लिए डायरेक्ट असिस्टेंस में इस्तेमाल नहीं करना। कहाँ नहीं करना, उन्होंने कहा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स में इस्तेमाल नहीं करना उसे, हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में उसे नहीं इस्तेमाल करना, जहाँ जजमेंट ज़्यादा है वहाँ इस्तेमाल नहीं करना। वो काम जिसमें इंटरनल ऑडिटर खुद इन्वॉल्व रहे थे उस काम को चेक करने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करना। और इस डिसीजन में कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करें या असिस्टेंस यूज़ करें, इस डिसीजन के अंदर उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना कि आप उनसे पूछो तुम्हें क्या लगता है, तुमसे मैं किस तरह से फ़ायदा उठाऊं, तो आप उनको इस तरह से नहीं करेंगे। इंटरनल ऑडिटर जब डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो प्रायर टू यूजिंग देम आपने क्या करना होगा, दो काम करने हैं। रिटन एग्रीमेंट ले लें मैनेजमेंट के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, और रिटन एग्रीमेंट ले लें इंटरनल ऑडिटर से कि वो हमारा साथ देंगे और कोई शोर नहीं मचाएंगे। और इनसे हम कहेंगे जी तुम्हारे बंदे हम इस्तेमाल करेंगे और ये हम मतलब तुमसे पूछ रहे हैं, और फिर तुम इन बंदों को इजाज़त दे दो कि वो हमारे टीम मेंबर बन के काम करें। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आप वैसे ही करेंगे। सफिशिएंट डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू होना चाहिए ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं कि वो आपके अंडर अच्छा काम कर रहे हैं। आप अलर्ट रहेंगे जब भी आपको कोई थ्रेट लगेगा ना उनकी ऑब्जेक्टिविटी का, तो मुसलसल अलर्ट रहना है कि आपने जब भी उनकी ऑब्जेक्टिविटी या कंपिटेंस पे ज़रा सा भी डाउट हो, आपने वो काम उनसे वापस छीन लेना है और वो काम खुद करना है। डॉक्यूमेंट क्या करें, आपने जो वैल्यूएशन की है कि उनको क्या क्या थ्रेट हैं वो डॉक्यूमेंट करें। आप ये देखें कि हमने ये जो डिसीजन लिया है कि हम उनके ज़िम्मे कौन सा काम लगाएंगे, वो फिर उनके काम को किसने रिव्यू किया, फिर मैनेजमेंट और उनके साथ जो हमारे रिटर्न एग्रीमेंट हुए थे वो, और उसके अलावा जो उन्होंने वर्किंग पेपर बनाए वो सारे हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में शामिल कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड दरमियाने साइज़ का स्टैंडर्ड है, बहुत सारी बातें करता है और काफ़ी खुश्क बातें हैं, लेकिन अगर आपको थीम ओवरऑल समझ आ जाए तो स्टैंडर्ड बड़ा मज़ेदार सा है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, वही हमारी ब्रेक जो 10 मिनट की होती है, 3:33 तो 3:43 पे दोबारा इकट्ठे होते हैं। घबराए तो नहीं बैठे, नहीं तो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके 3:45 तक भी जा सकते हैं। कर दें सर, मतलब जो है ना, जो हातिम ताई पे आपने लात मारनी है। 34 हो गए बातें करते करते, तो ये इत्तफाकन हुए हैं।
345 पे इकट्ठे होते हैं और रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड दरमियाना स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें भी इसी तरह से लॉजिकल डिबेट थोड़ी ज़्यादा है, तो इकट्ठे होते हैं ब्रेक के बाद 345 पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप लोग बाहर नहीं जाते? तो कम से कम बाहर एक दफ़ा बंदा सूरज के नीचे होके वापस आ जाता है। कमरे में आए तो ठंडक ठंडक सी फील होती है। बिल्कुल पास ही वॉशरूम में जाके को मुंह पे छीटा छीटा मार लेता है बंदा, ज़रा थोड़ा सा होश में वापस आ जाता है, जाके वज़ू कराता है, तौबा कर लेता है। तो वो ये इसलिए ब्रेक में नहीं करता कि मैं जाके इंतज़ामिया से मिल सकूं, वो इतनी बड़ी रीज़न नहीं है। ये ब्रेक इसलिए होती है कि ऑडिट आप दोबारा से सुन सकें, अगले पौने घंटे या 50 मिनट आप मुझे फिर से बर्दाश्त कर सकें। तो कर लिया करें, लोकेशन चेंज कर लिया करें, वहीं बैठे बैठे उसी तरह से मोबाइल में घुसे हुए हैं, फिर क्लास शुरू हुई उसी तरह से, आप एक ही पोस्चर में बैठे हुए थोड़ा फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उठे, चले फिरे, थोड़ा सा टाइम लगाया, वापस आए, कहीं नहीं सर हमें बहुत आदत हो गई है बहुत देर तक बैठे रहने के। ब्रेक आधे घंटे की होनी चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब है कि मैं गलत लोगों के साथ सर फोड़ रहा था, मुझे अपनी गलती का फ़ौरन से एहसास हो गया है। हाँ जी, क्या जी आवाज़ बेहतर है? नहीं, अभी आवाज़ क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर? इधर से मैंने किया तो फुल था, लेकिन देखते हैं फुल है। आहिस्ते आहिस्ते स्पीकर भी बेचारा जो है ना आवाज़ार हो जाता है। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 12 हमें समझ आ गया। चैप्टर 12 मतलब ISA 610 और 620, एक्सपर्ट क्यों है, कब आता है और ऑडिटर क्या फ़ायदा उठा सकता है और कैसे चेक करे। इंटरनल ऑडिटर क्यों है, क्या फ़ायदा है इदारे में, उसके क्या फ़ायदे हैं, एक्सटर्नल से क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो हमने समझ लिया। आज का टारगेट सारा ही नॉलेज बेस्ड है। अब जिस स्टैंडर्ड की तरफ आ रहे हैं वो ISA 550 है, रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ जो कि ICAP की किताब या मेरी किताब का चैप्टर नंबर 11 है, और जो लोग किसी और किताब से सर्च कर रहे हैं तो उन्होंने सर्च करना है रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड ISA 550, उनको अपनी किताब में जिस जगह पे भी नज़र आए। रिलेटेड पार्टी एक स्पेशल एरिया है, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, ऑडिट के शुरू में पढ़ सकते हैं, मिड में पढ़ सकते हैं, एंड पे पढ़ सकते हैं। तो रिलेटेड पार्टी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक स्पेसिफिक मुद्दा है, एक स्पेसिफिक कन्फ्यूजन है। जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं और आपके सामने अचानक से रिलेटेड पार्टीज़ आएँ तो आप फ़ौरन से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ में गड़बड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है और अकाउंटिंग भी जानते हैं, तो मेरे ख्याल में रिलेटेड पार्टीज़ कैसे कहते हैं वो शायद बताना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको भूल भाल गया हो तो रिलेटेड पार्टीज़, ये हमारे स्पीकर से आवाज़ आ रही है, बाहर से आ रही है? ठीक है। तो जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी के बड़े, यानी कि कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, फिर उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स, फिर उन लोगों के वो बिजनेसेस जिन बिजनेसेस में वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, फिर कंपनी की जितनी भी एसोसिएट्स, होल्डिंग, सब्सिडरी टाइप की कंपनी हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज़ बन जाते हैं। तो रिलेटेड पार्टी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ऑडिट के स्टैंडर्ड के मुताबिक रिलेटेड पार्टी 3 में से किसी तरह की एक पार्टी को कहते हैं। वो पार्टी जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो पार्टी जिस पे आपका इन्फ्लुएंस है, या वो पार्टी जिसके साथ आप मिलके किसी तीसरे के कॉमन इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं, ये सारी आपकी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी के बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, फिर उनकी जो ताल्लुक़ वाली कंपनियां, इदारे हैं, और फिर जो कंपनी की ताल्लुक़ वाली कंपनियां, इदारे हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज़ हैं। रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी।
एक बात तय है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जब ट्रांजैक्शन हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा, उन्हें फेवर भी ज़्यादा मिलेगी, उनके साथ डीलिंग भी अलग तरीके से होगी। फिर ये भी बड़ी ख़ास बात है कि शायद उनकी ट्रांजैक्शन छोटे लेवल पे अप्रूव ही ना हो, बड़े लेवल पे अप्रूव हो। शायद उसकी एंट्रियाँ भी डायरेक्टर कहें वो वाली एंट्रियाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉई है वो रिकॉर्ड ना करे। तो रिलेटेड पार्टी हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है ऑडिटर के ऊपर। जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है और किसी ऑडिट में उसे पता लगता है यहाँ रिलेटेड पार्टी है तो वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ की अकाउंटिंग में हर कोई हाथ नहीं डालेगा, तो हर किसी को पता भी नहीं होगा कि हमने किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। फिर रिलेटेड पार्टी होने का मतलब है कि फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस आपकी ओवरली कम्प्लेक्स तरीके से हुई हुई होंगी, जिसको समझना, गेज करना और उसकी रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं होगा। आप सिंपली एक कंसोलिडेशन नाम के छोटे से टॉपिक में इंटर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स को ही रिवर्स कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा लग समझ जाती है। तो सोचिए इतनी छोटी सी अकाउंटिंग में इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और असल रियल लाइफ में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो उस तरह की, और उसमें हर ट्रांजैक्शन पे बैठ के सोचना हो कि इसका क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा एरर, फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। फिर क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ के साथ जब आप डील करेंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे, तो कंपनी अपने बहुत सारे फ्रॉड रिलेटेड पार्टीज़ में छुपाती हैं। ईयर एंड पे कोई सेल दिखानी है, अपने पास से माल उठा के रिलेटेड पार्टी के पास रखवा देंगे, ईयर एंड पे सेल दिखा देंगे। ईयर एंड के बाद कह देंगे ओहो जी सेल रिटर्न हो गई, उसमें ये मसला था, लेकिन वो सेल रिटर्न अगले साल में डाल देंगे, सेल पिछले साल में डाल देंगे। ईयर एंड पे अपने एडवांसेस, डिपॉजिट्स के बैलेंस बेहतर करने होते हैं बैंकों ने, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर से कहते हैं कि आप अपनी जान पहचान वाली कंपनियों से डिपॉजिट्स उठवा लें या लोन उठवा लें। तो डायरेक्टर अपनी जान पहचान वाली कंपनी के थ्रू कंपनी से लोन लेता है, फिर वो लोन डायरेक्टर के पास पहुंचता है, वो फिर किसी और को देता है वो लोन, और वो लोन डिपॉजिट करके बैंक में जमा करा देता है। तो पैसा जो बैंक से निकला वो उसी बैंक में वापस पहुंच गया, लेकिन ईयर एंड पे बैंक के एडवांसेस भी बढ़ गए, डिपॉजिट भी बढ़ गए, दुनिया की नज़र में बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खूबसूरत हो गई। तो जब भी किसी ने अपने फाइनेंशियल्स को ईयर एंड के करीब खूबसूरत करना हो तो सबसे आसान तरीका है कि रिलेटेड पार्टीज़ का सहारा ले लिया जाए। तो रिलेटेड पार्टीज़ में रिस्क ऑफ एरर भी बहुत है, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बहुत है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर डायरेक्टर के भाई ने सामान मंगवाया है कंपनी से तो उस सामान पे हर तरह के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होंगे। तो अचानक से वेयर हाउस वाले बंदे को कॉल आ जाएगी कि यार डायरेक्टर की कॉल आई है कि अभी तक सामान पहुंचा क्यों नहीं, मेरा भाई मेरे से बार बार पूछ रहा है। तो वेयर हाउस वाले ने कहा सर आप ही ने तो कहा है 15 तरह के कागज़ बनाया करो, 3 चेकलिस्टें बनाया करो, ये 3 टिक करो, सॉफ्टवेयर में एंट्री करो, फिर सामान को निकालो। उसने कहा भाई तुम पहले सामान को निकालो, एंट्रियाँ करते रहेंगे हम बाद में। डायरेक्टर नाराज़ हो जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी में क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन हैपहैज़र्ड तरीके से प्रोसेस होंगी। जब हैपहैज़र्ड तरीके से प्रोसेस होंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली उनकी अकाउंटिंग मिस हो सकती है, कंट्रोल्स मिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये तफसर बड़ा ज़रूरी है कि हम क्यों रिलेटेड पार्टी को लेके इतने जज्बाती हो गए हैं। जब भी एक ऑडिट में रिलेटेड पार्टी होगी तो हमेशा ह्यूज चांस है गड़बड़ होने का, वो एरर हो या वो फ्रॉड हो। अब अगर एक ऑडिटर एक जगह पहुंचा और उसे पता लगा यहाँ कुछ रिलेटेड पार्टीज़ हैं और कुछ उसने ढूंढ के रिलेटेड पार्टीज़ निकाल ली, तो अब उसे समझना होगा कि क्या IAS 24 फॉलो हो रहा है। IAS 24 ये क्या चीज़ होती है? रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड जो कि सरप्राइजिंगली आपके सिलेबस में नहीं है। कैफ लेवल में क्या आपने पढ़ा है IAS 24? तो नहीं है। ऐसे हैरत से मेरे से पूछा है जैसे मतलब क्या FR1 में तो नहीं, क्या इंट्रो में तो नहीं, तो फिर नहीं है ना आपके सिलेबस में। कैफ लेवल तक आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये भी मुझे ही समझाना पड़ जाएगा। ये बड़ी मुसीबतें हैं। अभी हमारा वो एक लेक्चर जो रेगुलर क्लास है, हमने आखिरी दिन तक, रिवीजन क्लास के भी आखिरी दिन तक इंतज़ार करना था कि आपका वो सारा कवर हो जाए। अब बताया जाता है कि आपके स्टैंडर्ड कवर हो गए हैं क्लास में, वो 2 37 38। तो बस अब जो है इंशाल्लाह ताला क्रैश ख़त्म होगा तो बाकी बच्चों से रुख्सत ले लेंगे, आप लोगों का एक वो जो अकाउंटिंग वाला टॉपिक है उसको लेके चल पड़ेंगे। तो खैर चलें, मैंने ये आखिरी दिन भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, तो पता लगा कि फिर भी अचानक से कुछ शोरशियाँ उठी। उन्होंने, बच्चों ने, बागियों का एक टोला इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि जी अब जो है ना हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और सर जो है वो
वो टॉपिक हमें नहीं कराया और सर ने क्रैश कराना शुरू कर दिया, हम नहीं पढ़ना चाह रहे अभी, हम रिवाइज नहीं करना चाह। चल खैर, IAS 24 क्या है? अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड जो रिलेटेड पार्टीज़ को डील करता है। आपको पता है अकाउंटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से आ जाएं, शेयर होल्डर्स को अकाउंट्स में सब कुछ सही नज़र आए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये फोकस है कि जिन शेयर होल्डर्स की या जिन यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने फाइनेंशियल्स को यूज़ करना है, फाइनेंशियल में उनको चीज़ें ट्रू एंड फेयर तरीके से नज़र आएँ। ये किसकी कोशिश है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कोशिश है कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोशिश की है, इंश्योर करो कि क्या वो काम हुआ है या नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि आपने यूँ अकाउंटिंग करनी है, और ऑडिटर को ऑडिट के स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि आपने यूँ ऑडिटिंग करनी है। तो ऑडिट के स्टैंडर्ड का नाम है 550 और अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है IAS 24। जब हम इस बंद कमरे में हल्की सी डिस्कशन करके इतने परेशान हो गए रिलेटेड पार्टीज़ को लेके, तो घर बैठा शेयर होल्डर है, कंपनी का इन्वेस्टर है, कंपनी का क्रेडिटर है, गवर्नमेंट, ये सब भी तो परेशान होंगे। तो इनका हक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कि एक कंपनी क्लियरली ट्रांसपेरेंटली अपनी ईयर एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें एक लिस्ट दे के ये हैं रिलेटेड पार्टीज़ हमारी। फिर बताएं उन रिलेटेड पार्टीज से किन किन के साथ हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी बताएं फाइनेंशियल्स में, फिर उनमें से कितनी आर्म्स लेंथ हैं, कितनी नॉन आर्म्स लेंथ हैं वो भी बताएं। इतनी मैं अजम्पशन ले सकता हूँ ना, आर्म्स लेंथ नॉन आर्म्स लेंथ नहीं बताना, ठीक है। कितनी आर्म्स लेंथ है वो और कितनी नॉन आर्म्स लेंथ है वो बताई जाए, उनके साथ क्या रिलेशन है एंटिटी का वो सब बताया जाए। तो ये फरमाइश है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और अगर पूरी नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग में मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाएगी, ऑडिटर नाराज़ हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड शुरू होता है खौफ से कि रिलेटेड पार्टी की वजह से ये रिस्क होते हैं। फिर स्टैंडर्ड हमें बताता है कि IAS 24 ने कुछ बातें बताई, और अब थ्रू आउट स्टैंडर्ड हमारी कोशिश होगी कि IAS 24 वाली बातें पूरी हो जाएं। अब अगेन क्या वही काम करें जो हमने पिछले 2 स्टैंडर्ड्स के साथ किया, समझ के सारा और फिर पढ़ें? ठीक है जी, ये कमाल है, इस रफ्तार तेज हो जाती है। अब क्लाइंट पे पहुंचे और सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज ढूंढें। कैसे ढूंढें रिलेटेड पार्टीज? पहले तो आप मैनेजमेंट से पूछें, भाईजान आप हमें रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट दे दें, आपकी जिम्मेदारी। IAS 24 ने कहा है आपको, कहाँ है वो लिस्ट, उनसे लिस्ट मांगे। फिर उनसे पूछें आप रिलेटेड पार्टीज ढूंढते कैसे हैं, आपके कंट्रोल्स क्या हैं, आपका निज़ाम क्या है इसके ऊपर, और फिर चेक करें कि जो उनका रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई कर देंगे और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का निज़ाम है कि आप उसको पे मुतमईन है। अगर आपको लगा नहीं इन तो बड़ा हल्का सा सिस्टम रखा हुआ है, तो फिर समझ आ जाएगी कि मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब रिलेटेड पार्टीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं। ये कहाँ मिलती हैं? क्लाइंट में गए, सोफ़े की गद्दी के नीचे देख लिया, कुर्सियों के पीछे देख लिया, छत पे जाके देख लिया, कहाँ मिलेंगी रिलेटेड पार्टीज? फाइनेंशियल्स के अंदर, जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ढूंढने से मिल जाए शायद, और ईयर एंड के आसपास की ट्रांजैक्शंस में मिल सकती है, और अनयूजुअल अजीबो गरीब सी ट्रांजैक्शंस में मिल सकती है, और जी अदर देन आर्म्स लेंथ में मिल सकती है, और जी नॉर्मल ऑडिट करते करते आपको खुद ही से कोई टकरा सकती है। और बड़े शेयर होल्डर्स को देख लें, इनका शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें, जो बड़े हैं वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो बड़ी हैं उनके फैमिलीज़ के बारे में इंक्वायर कर लें, वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं। डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करें, डायरेक्टर्स की बाकी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी कंपनियों के बारे में आगाही हासिल करें। और एक भाई ने कहा टैक्स रिटर्न से कैसे मिलेगी रिलेटेड पार्टी? बिल्कुल सही कहा, टैक्स रिटर्न, लेकिन कैसे? टैक्स एविजन से रिलेटेड पार्टी कैसे मिलेगी? टैक्स रिटर्न से रिलेटेड पार्टी कैसे मिलेगी? क्या टैक्स के अंदर आपने कुछ क्रेडिट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं कि सब्सिडरी के लॉसेस होल्डिंग बेयर कर सकती है? पता नहीं कैफ लेवल पे आजकल है या नहीं है कि आप सब्सिडरी के लॉसेस कुछ अरसे तक अपने पास ला के एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। ग्रुप का रिलीफ भी नहीं है कैफ लेवल पे।
चलें फिर ठीक है, फिर आपका कसूर नहीं है। अदरवाइज टैक्स रिटर्न के अंदर हम अपने सब्सिडी के लॉसेस को अपने पास ला सकते हैं 3-4 साल के लिए, और फिर उसके बाद इसी तरह से ग्रुप रिलीफ भी मिल जाता है। तो टैक्स रिटर्न से आपको रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। और जी क्या हो सकता है? कॉमन डायरेक्टरशिप। हमारे डायरेक्टर कहाँ डायरेक्टर, उन कंपनियों को देख लें। स्टार्ट ऑफ ईयर वाली, एंड ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर वाली ट्रांजैक्शंस। इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देख लें कहाँ हुई हुई हैं। जो हमारे बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनकी, और कहाँ हमारे बड़े शेयर होल्डर्स ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल ओनरशिप रजिस्टर होता है। हर कंपनी के 10% से बड़े शेयर होल्डर को ये बताना होता है कि उसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको एक सेपरेट रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। इन सारी जगह पे ढूंढें और रिलेटेड पार्टीज तक पहुँचने की कोशिश करें। तो बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपको कुछ रिलेटेड पार्टीज मिलेंगी। अब देखें कि उनकी जो लिस्ट थी क्या सारी उसमें मौजूद है। अच्छा, पिछले साल भी तो इसी तरह की लिस्ट होगी, उसमें पूछ लें भाई उसकी वो 2 कहाँ गई, उसकी कंप्लीटनेस देख लें, इन लोगों से पूछ लें। तो ICAP को बहुत पसंद है ये प्रोसीजर कि वो कहते हैं कि आप एक जगह पे गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप रिलेटेड पार्टीज कैसे ढूंढें, तो ये प्रोसीजर समझ आए, ढूंढ ली रिलेटेड पार्टीज। अब अगला मामला, अगर कोई मुझे ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल गई है जो इन्होंने नहीं बताई हुई थी, तो उसमें खतरा ही खतरा है। इनकी हो सकता है नीयत खराब, हो सकता है नीयत साफ हो। इन्होंने मुझे रिलेटेड पार्टी नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? गलती से स्किप हो गई। तो जब रिलेटेड पार्टी ही स्किप हो गई तो लेजर भी स्किप हो गया होगा, ट्रांजैक्शन भी स्किप हो गई होंगी, नेचर भी स्किप हो गई होगी, उसकी अकाउंटिंग भी स्किप हो गई होगी। जब इतनी बड़ी गलती हो गई कि पार्टी ही ने नहीं पता, तो अगर एरर है तो बहुत ख़तरनाक एरर है, और अगर फ्रॉड है तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो अगर मुझे अपने प्रोसीजर लगा के कोई नई मिसिंग रिलेटेड पार्टी मिल गई, इस चैप्टर में ICAP को सबसे ज़्यादा ये सवाल पसंद है कि ऑडिटर को अचानक से एक रिलेटेड पार्टी मिल जाती जो पहले नहीं बताई हुई थी। अब क्या प्रोसीजर लगाने चाहिए? अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए, बाहर गमला तलाश करना चाहिए, गमला उठा के जाके CFO के सर में दे के मारना चाहिए, हमें क्यों नहीं बताया। सीधी सी बात है कि हम उनसे पूछते रहे, तड़पते रहे, हमें रिलेटेड पार्टीज बताओ, और कहा कि बहुत ज़रूरी है, अहम चीज़ है, और उसके बाद मैं ऑडिटर बाहर से आके 4 रिलेटेड पार्टीज नहीं निकाल के दे रहा हूँ, तो भाई क्या हुआ था? एरर हुआ था। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने फ्रॉड किया है, क्या कहेंगे? एरर हुआ है। हम कहेंगे एरर हुआ है, अब ज़रा ढूंढो कहाँ इस एरर के इम्पैक्ट है, निकालो इनकी ट्रांजैक्शन ढूंढ के, और ट्रांजैक्शन ना निकाले और मैं कोई निकाल के लेके आऊँ, फिर उनके ऊपर चढ़ाई। तो अब मैंने देखना है कि उन्होंने क्यों छुपाया, फिर मैंने पूछना है कि आपके प्रोसेस में क्या गलती रह गई जो मिस हुआ। पता लगा वो गलती, तो उस गलती की वजह से तो कई और रिलेटेड पार्टी भी मिस हुई होंगी, तो हम उनसे कहेंगे आप दोबारा से ढूंढें, अपनी गलतियों को ठीक करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें। और अगर इंटेंशनली किसी बंदे ने मिस किया तो उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। फ्रॉड के स्टैंडर्ड में जाके हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और फिर ऊपर बड़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर करने हैं प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड पे। तो जो प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड है, फिर उसको हम अकाउंट्स में प्रॉपर उसका इंदराज करवाएंगे 24 के मुताबिक, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी सारी चीज़ें ऐड करवाएंगे, और उसके ऊपर ऑडिट करके तसल्ली करेंगे कि क्या अब हमने सारी चीज़ें पूरी कर ली। तीसरा, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाना है हमने। भला क्यों? रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड की रीज़न भी हो सकती है। हम एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं। रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। हम एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं जो मलेशिया से 10 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, लेकिन हमारी कंपनी दुबई से ख़रीद रही है 90 रुपये में। मलेशिया से एक इक्विपमेंट 10 रुपये में आ सकता है और हम ख़रीद रहे हैं दुबई से 90 रुपये में। और जब दुबई वाली कंपनी देखी तो डायरेक्टर की फैमिली मेम्बर्स ने वो कंपनी बनाई हुई है। ये हमारे 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर दुबई में कंपनी बनाई हुई है। तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रही है। कंपनी जो चीज़ 10 में ख़रीद सकती है, शायद डायरेक्टर की कंपनी वहाँ से 10 में ख़रीदती है, उसको दुबई पहुँचाती है, और दुबई में से वो चीज़ सेल करती है पाकिस्तान 90 रुपये में। तो हमारी कंपनी जो 10 में ख़रीदती
उसको वही चीज़ महंगी होकर 90 रुपये में पड़ना शुरू हो गई। रीज़न बीइंग के दरमियान में एक रिलेटेड पार्टी आ गई और चंद डायरेक्टर्स ने अपना फ़ायदा कर लिया। तो जो भी नॉर्मल सेट के ट्रांजैक्शन है, एक चीज़ जो ख़रीदी मलेशिया से जाती है दुबई से क्यों ख़रीदी जा रही है, मशकूक बात है। एक चीज़ जो आईटी की किसी स्पेशल कंपनी से ख़रीदना चाहिए, हम एक मिडलमैन से क्यों ख़रीद रहे हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो डायरेक्टर्स बेईमानी कर रहे हैं और हो सकता है डायरेक्टर नहीं कंपनी बेईमानी कर रही हो। कंपनी 10 रुपए की चीज़ मलेशिया से ख़रीदे, पाकिस्तान में 100 रुपए की बेचे, 90 रुपये प्रॉफिट हुआ, 90 रुपये पे 31% टैक्स दे देगी। लेकिन अगर हमारी ही कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाए और वो सब्सिडरी कंपनी बैठी हो दुबई में जिसके 100% शेयर्स हमारे पास हों, सब्सिडरी कंपनी 10 रुपये की चीज़ खरीदे मलेशिया से और 90 रुपये की पाकिस्तान की कंपनी को बेचे, तो दुबई में बैठी हुई हमारी सब्सिडरी कंपनी ने 80 रुपये प्रॉफिट कमाया, 5% वैट दे दिया दुबई के कवानीन के मुताबिक, और सारा का सारा पैसा बाहर दिरहम में पाक हो गया, जिसको पहले ही पाकिस्तान से निकालने के लिए पता नहीं कितनी मुसीबतें करनी पड़ती। और पाकिस्तानी कंपनी ने 90 रुपये का माल ख़रीदा, 100 रुपये का बेचा, 10 रुपये के ऊपर टैक्स दिया। तो कंपनी खुद भी अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह की हेराफेरी कर सकती है। तो रिलेटेड पार्टीज़ जब देखनी है हमेशा शक से देखनी है कि ये क्यों बीच में आ रही है। ये बीच में अगर आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम किसी ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हैं, हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो तीसरा मुद्दा क्या था, हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के कोई चीज़ नज़र आए तो आप बहुत तहकीक करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर पढ़ें कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे, आउट ऑफ नॉर्मल वे कर रहे हैं। हम क्यों दुबई से ख़रीद रहे हैं? कुछ वैलिड रीजंस हो सकती हैं। जी पाकिस्तान को पाबंदी लग गई है कि हम मलेशिया से माल नहीं खरीद सकते, हम सिर्फ दुबई से ख़रीद सकते हैं, तो थोड़ी सी उसमें पॉसिबल रीज़न नजर आई। अच्छा भाई दुबई वाली क्यों महंगी बेच रही है? दुबई की गवर्नमेंट ने कहा कि कम से कम आपने जो चीज़ खरीदनी है उसमें 80% वैल्यू एडिशन करनी है। तो 100 तरह के मसले बीच में हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मसले होंगे नहीं, हम कह रहे हैं हमने शक की नज़र से सोचना है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, स्केप्टिक रहना है स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा। हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक जुमला लिखा हुआ है किताब में, बिजनेस रैशनल देखना है उस ट्रांजैक्शन का, उस ट्रांजैक्शन के पीछे बिजनेस सेंस देखनी है कि क्यों वो ट्रांजैक्शन इतनी घूम के की जा रही है, क्यों हम उसको सीधे तरीके से नहीं कर रहे। फिर ट्रांजैक्शंस के टर्म्स पढ़ने हैं, फिर देखना है कि कौन सी रिलेटेड पार्टी से हो रही है, फिर देखना है क्या उसकी सारी बातें सही से लिखी गई हैं। अगर वो नॉर्मल कोर्स से हट के अगर वो अदर देन आर्म्स लेंथ है तो क्या उसका कोई स्पेशल अप्रूवल लिया है? अगर वो स्पेशल अप्रूवल लिया है तो क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया है? क्या वो ट्रांजैक्शन पब्लिकली अवेलेबल है? क्या कंपनी उसमें कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? बहुत हुआ तो उस रिलेटेड पार्टी से भी कंफर्म कर देंगे कि भाईजान आपके नाम पे ये ट्रांजैक्शन है, आपको कोई मसला तो नहीं। ये सारे प्रोसीजर लगाने के बाद एंड पे ऑडिटर अगर थोड़ा सा तसल्ली करना चाहता है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा तो कर ली हैं लेकिन फिर भी ज़रा वो खौफ प्रूफ होना चाहता है, तो क्लाइंट से कहे मुझे लिख के दे दो कि तुमने आज की डेट तक मुझे सारी रिलेटेड पार्टीज़ बता दी हैं, सारी ट्रांजैक्शंस बता दी हैं, सारे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स बता दिए हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने मेरे से ना छुपाया हो। फाइनेंशियल में ये अजर्शन देख लेनी है। फाइनेंशियल में आपने बताना होता है कौन सा आर्म्स लेंथ है और कौन सा आर्म्स लेंथ नहीं है। जिसको वो कहें आर्म्स लेंथ नहीं है उससे ज़्यादा मशकूक हुआ है जिसको वो कहें आर्म्स लेंथ है। ये क्या बात है? रिलेटेड पार्टी है और ये सोचना कि वो आर्म्स लेंथ हो, मतलब ये ऐसे ही है कि डायरेक्टर का भाई वेव्स का CFO हो और डायरेक्टर वेव्स की दुकान से जाके मार्केट रेट से वेव्स AC खरीदे। ये हजम होने वाली बात नहीं है। जब इतना ताल्लुक होगा तो ऑब्वियसली वो किसी एक नॉर्मल डिस्काउंट से तो हटके डिस्काउंट पे लेगा। तो अगर ये अजर्शन दें फाइनेंशियल में कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की आर्म्स लेंथ पे, तो बहुत अच्छी तरह से तहकीक करेंगे क्या वाकई आर्म्स लेंथ है या नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? उसकी टर्म्स देखें, मार्केट की टर्म्स देख लें, मार्केट के साथ कंपेयर कर लें, ख़त लिख के मुख्तलिफ लोगों से पता कर लें। और अगर वो कहीं आर्म्स लेंथ नहीं है तो चेक करें उसके क्या टर्म्स थे, और अगर आर्म्स लेंथ नहीं थी तो क्या उसकी प्रॉपर अप्रूवल वगैरह हुई थी या नहीं हुई थी। तो टेक्निकली हमने जितनी भी डिस्कशन की है दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड पार्टी में है इतनी ही बात।
बाकी इंग्लिश में खींच के उन्होंने जुमलों पे जुमले दे दे के आप लोगों को साथ साथ उसको बताया है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। क्या हमें रिलेटेड पार्टी का थीम समझ आ रहा है? क्या रिस्क समझ आ रहे हैं? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है वो पता लग गया? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने क्या एहतियात की है वो समझ आई है? इस स्टैंडर्ड में 3 बातें हमेशा जहन में रखनी है। रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने वाले स्टेप्स, प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल जाए तो क्या करना है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हट के ट्रांजैक्शन है उसको कैसे वेरीफाई करना है। आईकैप को ये 3 शदीद तरीन पसंद है, यानी कि उसने सिवाय एक आध सवाल के हमेशा सवाल इन 3 में से कोई एक पूछा है, और सबसे ज़्यादा उसने पूछा है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड वाला। जब आप ड्राफ्टिंग के सेशन में जाएंगे तो वहाँ पर सर उसामा आपको उसको कैटेगराइज करके बता रहे होंगे कि देखें कितनी कितनी दफ़ा सवाल आया है। हो जाए खतरों से टक्कर, 1 और 3 दोनों दबा देते हैं क्योंकि अब हमने बहुत सारा पढ़ना है। एक भाई कुछ कहना चाहते हैं जी। जो पहले से अनआइडेंटिफाइड होगी वही तो मैंने कहा जी। अगर पहले से अनआइडेंटिफाइड है तो रिकॉर्डिंग तो नहीं की होगी इन्होंने। यही हमने कहा कि मुझे अगर कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड मिल जाए तो पहले देखूं फ्रॉड था एरर था। इन एनी केस मैं अब उनके पीछे पड़ जाऊं कि भाई तुम लोगों को नहीं पता था ना, गलती हो गई, ओके मुझे पता लग गया है। ये है पार्टी अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड। अब मुझे अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड के जितने भी ट्रांजैक्शन है मुझे निकाल के दो जी। किस चीज़ का? अनआइडेंटिफाइड का कैसे पता लगेगा? देखिए आइडेंटिफाइड का क्या मतलब होता है? बता दी गई। अनआइडेंटिफाइड का मतलब नहीं बता दी गई। हमने आते साथ ही सबसे पहले उनसे कहा था IAS 24 के मुताबिक मुझे लिस्ट दो, कौन है तुम्हारी रिलेटेड पार्टी। उन्होंने मुझे 13 की लिस्ट दी थी। फिर मैंने प्रोसीजर लगाए थे रिलेटेड पार्टीज को ढूंढने के, मुझे मिल गई 15। 13 तो लिस्ट वाली थी, 2 नई मिल गई, इसलिए इन 2 नई को मैं क्या कह रहा हूँ? अनआइडेंटिफाइड। अब वो 2 लेके मैं आऊँगा, मैं कहूँगा उन 13 की बहुत अच्छी अकाउंटिंग, वेरी गुड, इन 2 की मुझे सारी चीज़ें बताओ जी। अब अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन बुक ही नहीं की तो इसका मतलब है वो मुझे मिलेगी ही नहीं। तो मैंने जो ढूंढने के तरीके लगाए उसका बुकिंग से ताल्लुक ही नहीं था इतना ज़्यादा। और अगर ट्रांजैक्शन बुक ही नहीं की तो फिर फ्रॉड कैसा? एक रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई, अगर वो ट्रांजैक्शन की ही नहीं तो ना परचेज रिकॉर्ड की ना पैसे रिकॉर्ड किए। तो जब पैसों का आउटफ्लो रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अकाउंट्स मानते होंगे पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो ये अजीब सा फ्रॉड है जिसमें फ्रॉड करके वो अपने आप को नुकसान में डाल दें। तो कहीं ना कहीं उन्हें आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, आधी पी जाएंगे वो, फिर हम आधी के पीछे पड़ जाएंगे जी। बात समझ आ रही है? किबला कुछ कहना चाहता है? प्रोसीजर लिखा हुआ है, अभी तक तो मैं प्रोसीजर दिखाई नहीं, मैं तो अभी हवा में बताए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा किताब में एक जगह ट्यूटर नोट लिखा है कि हमने याद करना है। ट्यूटर नोट ना मैं बाकी सब्जेक्ट में तो एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए डालता हूँ। ऑडिट में क्या होता है, एग्जामिनर ये हमारा जो किताब को जो रिव्यू करने वाला डिपार्टमेंट है वो हर 2-3 अटेम्प्ट बाद किताब को पकड़ते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को सोचते हैं अरे ज़्यादा बताई हुई है, कैफ के बच्चों से हम क्यों पूछें, डिलीट कर देते हैं। ये बगैर देखे कि उन्हीं के कैफ के जालिम एग्जामिनर ने पिछले ही पेपर में सवाल पूछा हुआ होता है, ख़त्म कर देते हैं। फिर 3 अटेम्प्ट बाद अचानक से कोई बंदा देखता है, कहते हैं इतनी सी कम बातें लिखी हैं, पास पेपर को देखता है, कहता है हो ये पास पेपर तो इस किताब से आंसर ही नहीं हो सकते, वो उनको दोबारा से ऐड कर देता है। तो ऑडिट की किताब के साथ हर 2 अटेम्प्ट बाद ये होता है कि इसमें से टॉपिक निकाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जब वो टॉपिक निकाल देते हैं, मैं निकालता नहीं, उसको ट्यूटर नोट में डाल देता हूँ। ट्यूटर नोट इज समथिंग जो किताब ऑफिशियल आईकेप की किताब में नहीं है, लेकिन एक ट्यूटर चाहता है कि अपने बच्चों को बताए। तो मजे की बात है जो ट्यूटर नोट में लिखा हुआ है ना उसके ऊपर 5 सवाल आए हुए हैं जी। इन्होंने कहा ये तब आए थे जब किताब में था, अब किताब में नहीं है। काश एग्जामिनर ये जुमला सुन रहा होता, काश वो ये मानता कि ये किताब में नहीं है तो मुझे नहीं पूछना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको पता लगेगा एग्जामिनर और किताब और सिलेबस इन तीनों का आपस में कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। वो पेपर बना के सुकून से साइड पे बैठ जाता है, फिर पता लगता है कि किताब में तो था ही नहीं ये सब। फिर शोर उठता है कि किताब हल्की है, एग्जामिनर डाटा है, तो फिर किताब वाले एक्टिवेट होते हैं, किताब अपग्रेड कर देते हैं।
फिर शोर उठता है किताब ओवर हो गई, एग्जामिनर तो इतना पूछ नहीं रहा। तो ये जो है ना, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्डेड कैमरे पे नहीं की जा सकती, बहुत सारे मसले हैं, इनको भी इंटरनल ऑडिटर की बड़ी अशद ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन का किताब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किताब वाले अलग लोग हों, एग्जाम किताब वालों की कोशिश है हम बच्चों को तैयार करें इस लेवल पे कि वो पेपर दें, पेपर लेने वाले की कोशिश है कि इस लेवल पे पेपर लेके किताब वाले कहेंगे। तो जब ये बात की जाती है भाई आपका पेपर बड़ा अजीब सा आया, तो वो कहते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहता है हमें तो जो स्किल सेट कहा गया है पूछने को हम पूछ रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बच्चों को किताबें पता नहीं किससे बनवा के दी हैं, बहुत हल्की हैं, अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर कचरा फेंक के साइड पे हो जाता है। मैं वो कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा जितना अगले जुमले ऐड करता जाऊँगा मैं उतना ज़्यादा ख़तरनाक साइड पे जाता जाऊँगा, तो मुझे बचाएं, ऐसा ना हो कि मुझे जो है ना वो मेरा क्लिप काट के और जो है ना वो उसके बाद मेरी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाए। तो इससे पहले कि हम ये सोचें कि कौन कब हक बजाने पे और कौन नहीं है, हम एहतियात ना कर लें। किताब में सैकड़ों ट्यूटर नोट तो नहीं है, बड़ा गिनती की 10-12 जगह आपको ट्यूटर नोट नज़र आएंगे, तो ज़्यादा पढ़ लेने में हर्ज नहीं है। चलें एक काम करें, सिर्फ समझ लें, मत याद करें। अगर पेपर में सवाल आ जाए तो सोच लीजिएगा कि चलो शुक्र है सर ने समझने का कह दिया था, तो यकीन माने कि वो किताब से निकालने के बाद भी सवाल पूछ लेते हैं। आप तो आज किताब को देख रहे हैं ना, मैं कितनी अटेम्प्टों से देखता आ रहा हूँ, तो मैं हर दफ़ा के बदलते हुए एग्जामिनर को देखा है तो मैं डर गया हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा डरपोक हो गया हूँ। तो मुझे अपने बच्चों के लिए उतना ही डर लगता है कि ऐसा ना हो, वरना मेरे लिए बहुत ईजी है। बच्चा कहे सर आपकी किताब पढ़ी थी, पेपर में अजीब सा सवाल आया, मैं कहूँ ये देखो आई कि आपकी किताब में भी नहीं है, मेरी किताब में भी नहीं है, पूछने वाले गलत लोग हैं, ये कह के साइड पर हो जाऊँगा, बच्चा तो रोल गया। तो थोड़ी सी सेफर साइड खेल रहा हूँ। तो ट्यूटर नोट किताब में नजर आए, आप उसको वो अकीदत और एहतराम मत दें जो रेगुलर टेक्स्ट को दे रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर मत करें, एहतियातन पढ़ लें, आपका ही फ़ायदा है। इधर आते हैं वापस, रिलेटेड पार्टीज, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ये तो हमने पढ़ना ही नहीं था, नीचे रहे। हाँ जी, वही नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर के दरमियान मार्केट के टर्म्स नॉर्म्स के मुताबिक जो होता है वो आर्म्स लेंथ है। तो नॉन लेंथ जो कि नॉर्मल रूल से हट के है, जिसमें कोई फेवर्स मिलती हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, वो कहते हैं रिलेटेड पार्टी उसे कहते हैं जिसको तुम्हारा फ्रेमवर्क रिलेटेड पार्टी कहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम IAS 24 से पूछेंगे भाईजान आप किसे कहते हो, रिलेटेड पार्टी। फिर वो कहते हैं अगर आपके फ्रेमवर्क ने नहीं बताया तो हमसे 3 निशानियां पूछ लो। 3 निशानियां क्या है, पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर हमारी एंटिटी, या अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी जो रिपोर्ट बना रही है, अकाउंट्स बना रही है, हैज़ कंट्रोल, वो एंटिटी जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल है और वो जिस पे हमारा कंट्रोल है, और अनदर एंटिटी जो कॉमन कंट्रोल में हमारे साथ कॉमन ओनरशिप की वजह से, क्लोज फैमिली मेंबर्स की वजह से, या कॉमन की मैनेजमेंट की वजह से। तो IAS 550 ने कहा रिलेटेड पार्टी को हम नहीं डिफाइन करेंगे, तुम ढूंढो अपने अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में, जो मिल जाए उसे फॉलो कर लेना, कुछ ना मिले तो ये 3 निशानियां सुन लो हमसे। आपको पता है IAS 24 में क्या डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की, यही जो नीचे लिखी हुई है। तो बड़े से आने हैं, उन्होंने कहा जी या तो तुम अपने बड़ों से पूछ लो तुम लोग क्या फ्रेमवर्क फॉलो करो, नहीं तो चलो हमसे मोटे मोटे टोटके ले लो और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टोटके उठा के दे दिए, ताकि कल को लोगों को समझ आ जाए कि ये भी बड़े अजीम है, ये कज़न्स हैं आपस में। बल्कि शायद मैंने एक दफ़ा सवाल भी दिया था रेगुलर क्लास में IFAC और ISB का, उसके बाद बच्चे पी गए थे मेरे ख्याल में। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे ईमेल पे जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था, लेकिन बाकी तो बिल्कुल ही खाकू गए थे सवाल को। चलें फिर कभी सही क्रैश ना होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को आपके कान खींचता, वो वाली जब क्लास होगी ना मैं उस वक्त कान खींच लूँगा। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। IAS 24 क्या कहता है, IAS 24 रिक्वायर करता है डिस्क्लोज करो रेलेवेंट अमाउंट्स, नेचर, ताकि यूजर्स डिसाइड कर सकें कि क्या ये ट्रांजैक्शन से उनको कोई मसला तो नहीं, क्या इस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल्स में मैनिपुलेट होता तो नहीं नज़र आ रहा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लीड टू हायर रिस्क, इसमें हायर रिस्क हो सकते हैं। क्यों, रिलेटेड पार्टीज में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो इनकी ट्रांजैक्शंस बड़ी पेचीदा हो सकती हैं। उसने उससे खरीदा, उसने उसको बेचा, उसने मिलके उसके साथ मिलके उसको बेचा, तो एंड पर फंसे ही रहते हैं कि कहाँ कितना डेबिट करना था, कितना क्रेडिट करना था, कितना परसेंटेज किसको मिलेगा, कितना परसेंटेज किसको मिलेगा। तो इनके बड़े ओवरली कम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं।
फिर अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह इतने इफेक्टिव नहीं होते कि रिलेटेड पार्टी को सम टाइम आइडेंटिफाई करें, और सम टाइम चूंकि ये नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे नहीं होते तो इसके अंदर हमेशा खौफ रहता ही है। ऑडिटर को इस एरिया में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरत से ज़्यादा रखनी है। आपने हमेशा शक करना है और हमेशा प्रूव करना है, हमेशा सवाल पूछना है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। देन क्या होना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगानी है ताकि आप इंफॉर्मेशन ले सकें कि कहाँ कहाँ रिलेटेड पार्टीज़ का रिस्क है। आपने स्पेसिफिकली कंसिडरेशन रखनी है ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट। ये सवाल पूछते हुए जहन में ससेप्टेबल रहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है इन ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स की वजह से। फिर आपने एंगेजमेंट टीम मेंबर से आपस में डिस्कस करना है, अपनी टीम वालों से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। और याद है वो जो टीम मेंबर्स आपस में मिलते थे, जो हेड था वो टीम के साथ एक डिस्कशन करता था, उन्हें बताता था। इस मीटिंग में और उसके बाद वाली मीटिंग में आप साथ साथ बताएं कि कौन कौन रिलेटेड पार्टीज़ हैं। एक एम्फसाइज करेंगे टीम को कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट रखना है। सर्कमस्टांसेस और कौन सी कंडीशन है जहां हमें लगेगा कि रिलेटेड पार्टी हो सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे पता लग सकता है कि रिलेटेड पार्टी मौजूद है। तो टीम मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होगी बड़े टीम मेंबर्स की, वो उन्हें गाइड करेंगे रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। क्लियर? अब हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं और पिछली दफ़ा से कितनी चेंज हुई हैं। फिर पूछेगा उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। 3 चीज़ें ना, रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, और चौथा है कि वो आर्म्स लेंथ है या नहीं है। तो ये सारी बातें 24 में डिस्क्लोज करनी होती हैं। तो आप इनसे यही पूछेंगे कि भाई कौन सी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनके साथ क्या आपका रिलेशनशिप है, और क्या उनके साथ आप इस दफ़ा ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं जिनको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कह सकें, और हुए हैं तो कौन सी थी, कब थी और किस मकसद के लिए थी। फिर इनके कंट्रोल समझें, इनसे इंक्वायर करें कि भाई आप लोग कैसे आइडेंटिफाई और अकाउंट फॉर करते हो अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को, आप कैसे ऑथराइज करते हो, और आप कैसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को जो नॉर्मल कोर्स से हटके होती है उनको अप्रूव करने का आपका क्या निज़ाम है। तो हम इनसे समझेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग इनसे समझेंगे, इन्होंने क्या कंट्रोल्स रखे हुए हैं रिलेटेड पार्टीज़ को ढूंढने के। इनको समझ लिया, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई के प्रोसीजर लगाने हैं। ट्यूटर नोट, अभी थोड़े पहले जिस पे मैंने तकरीर की है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, अचानक से एक अटेम्प्ट आती है और आई की अब किताब को अपडेट करते हुए ये पैरा ही पूरा उड़ा देती है। ये बगैर देखे कि इस पर 3-4 दफ़ा सवाल आया हुआ होता है। तो फिर मैं डर जाता हूँ और एहतियातन उसको किताब में रख देता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने में रिस्क नहीं है, कम पढ़ने में रिस्क है। प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आप उनसे लिस्ट लेंगे और उसके बाद वर्किंग पेपर पिछले साल के देखेंगे ताकि रिलेटेड पार्टीज़ के नाम देखें, कंपनी के प्रोसीजर्स देखेंगे, डिफरेंट रिलेशनशिप डायरेक्टर अदर एंटिटीज़ के हैं इनको जानने की कोशिश करेंगे, शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड्स देखेंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, अदर फर्म से पूछेंगे, पिछले ऑडिटर से पूछेंगे। अक्सर जगह आपको डिफिकल्टी होगी जहां क्लोज फैमिली रिलेशनशिप होंगे, जहां रिलेटेड पार्टी को और एंटिटी होगी जो कंट्रोल कर रही होगी, तो ऐसी जगह आपको ज़रा ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। बैंक और लीगल कंफर्मेशन से आपको रिलेटेड पार्टीज मिल सकती हैं। बैंक में अगर किसी ने हमारी गारंटीज़ वगैरह दी हुई हैं किसी और कंपनी ने, शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के रिकॉर्ड से पता लग सकता है। कोई भी और रिकॉर्ड जिसको आप ज़रूरी समझें आप उसको चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि रिलेटेड पार्टी कहाँ है। तो ये टाइप 1 3 तरह के सवाल। पहला, ढूंढनी कैसे है। अगर आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ढूंढी है तो आपने मैनेजमेंट से पूछते हैं भाईजान ये क्या चीज़ है और क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जब आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिले तो आपने इनके पास जाना है, जब आपको नॉर्मल से हटके ट्रांजैक्शन मिले तो दौड़े दौड़े इनके पास जाना है कि ये क्या ट्रांजैक्शन है। वो कहेंगे ऐसे करके ऐसे हुआ था, तो आप कहेंगे क्या इसमें रिलेटेड पार्टी तो नहीं, क्योंकि हुई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स और रिलेटेड भी हुई तो फिर तो बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आप मैनेजमेंट आप अलर्ट रहेंगे जब भी आपको अजीब सी कोई ट्रांजैक्शन नजर आए। देन सेकंड प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड पार्टी या सिग्निफिकेंट पार्टी ट्रांजैक्शंस जो प्रीवियसली नहीं थी तो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे अपने सारे टीम मेंबर्स को ताकि वो भी अलर्ट रहें और उस बंदे से रिलेटेड जो जो उन्हें मिले वो भी ढूंढ लें। रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट से कि भाई उस पार्टी की सारी ट्रांजैक्शंस अब आइडेंटिफाई करो। अभी सारी बातें हमने बाय द वे की हैं, अब सिर्फ हम इंग्लिश में उसको रिलेट कर रहे हैं। इंक्वायर करें कि क्यों एंटिटी के कंट्रोल फेल हो गए और आइडेंटिफाई नहीं कर सके।
रिकंसिडर करें रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर रिलेटेड पार्टी। अगर ये अचानक से मिल गई है तो इसका मतलब है कुछ और भी होंगी, तो दोबारा से सोचना शुरू कर दें, दोबारा से वर्किंग करना शुरू कर दें। अगर नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, अगर जान के लग रहा है, तो फिर देखें इससे मेरे ऑडिट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये इतने फ्रॉडी हैं कि मेरे से ही छुपा रहे थे, तो मेरे से तो पता नहीं क्या क्या छुपा रहे होंगे। एंड फाइनली कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएं उन रिलेटेड पार्टी पे। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेल होगी, परचेज होगी, जो भी होगी, उसके जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप वो तो लगा ही दें उस पर। ये सेकेंड तरह के प्रोसीजर। फिर आगे बढ़े, तीसरी तरह के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजैक्शन नजर आई। अब क्या करें, अब थोड़े से ज़रा ज़्यादा बताया इन्होंने। सबसे पहले वो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको समझें। बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन को देखें, क्या उससे सजेस्ट हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। उस ट्रांजैक्शन के बिजनेस रैशनल को देख के आप देखें कि क्या वो ट्रांजैक्शन ओवरली कम्प्लेक्स तो नहीं, क्या उसमें अनयूजुअल ट्रेड टर्म्स तो नहीं, क्या उसमें कोई लॉजिकल बिजनेस रीज़न मिसिंग तो नहीं, कि हम हमेशा फलाना जगह से परचेज करते थे, इसमें क्यों चेंज हो गए। प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी तो नहीं उसमें इन्वॉल्व। अगर ट्रांजैक्शन भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स हो और एंटिटी भी वो हो जो इन्होंने छुपाई हुई थी, तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। अनयूजुअल मैनर से तो नहीं प्रोसेस हुई। फिर क्या मैनेजमेंट ने डिस्कस कर लिया नेचर एंड अकाउंटिंग इस ट्रांजैक्शन की दोषा विद गवर्नेंस से। क्या मैनेजमेंट इस खास ट्रांजैक्शन को किसी खास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ज़बरदस्ती करने के चक्कर में तो नहीं, कहीं जान के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। फिर ट्रांजैक्शन के टर्म्स क्या मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन से कंसिस्टेंट हैं, और क्या ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर और जो IFRS ने हमें तरीका बताया था उसके मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। क्या बात समझ आई। थोड़ा सा इसमें ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑडिट एविडेंस हासिल करें, ट्रांजैक्शन क्या सही ऑथराइज और अप्रूव हुई है। अगर मैनेजमेंट ने एक अजर्शन दी है फाइनेंशियल में कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुई थी, तो चेक करें कि क्या ऐसा हुआ है। तो इस टर्म्स को जो मिलती जुलती ट्रांजैक्शन है उसके साथ देखें, किसी एक्सपर्ट को भी बुला सकते हैं। आप कंपेयर करें इस टर्म्स को मार्केट में जो टर्म्स चल रही हैं उनके साथ, मैनेजमेंट के प्रोसेस को जिससे वो बताते हैं कि भाई हम ये चीज़ आर्म्स लेंथ पे कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें, और रीज़नेबलनेस देखें डिफरेंट तरह की अजम्पशंस की जो वो कह रहे हैं। कहने का मतलब है जब वो कह दें ये आर्म्स लेंथ है तो हंस जाना है, फ़ौरन से हंस पड़ना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी और आर्म्स लेंथ ना ये बात ज़रा अजीब सी लग रही है। ये ऐसे ही जैसे कोई कहे कि हमारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप थोड़ा परेशान ज़रूर हो जाएंगे कि यार क्या बात कर रहे हो। इतने अरसे में तो ईमानदार तरीन आदमी 700-800 की करप्शन दोस्त को करवा देता है, तो तुम तो कंफर्म गलत लोग हो। ओए बुरा हो गया, गलत हो गया शायद। मैं तो नेचुरल रह के दोनों तरफ की बात कर रहा था। वो एक तरफ वालों को अगर बुरा कहा तो फिर मैंने कहा चलो दूसरी तरफ वालों को भी बुरा कह दें। नहीं, ये बात बुरी लगी। एडवोकेसी थ्रेट है ना। अच्छा जी, अब आपने इनकी अकाउंटिंग वगैरह देखना है। जब आपने 700 के मुताबिक ओपिनियन देनी है तो ध्यान से देखना है कि क्या रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड है, क्या रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड है, और क्या वो IFRS हमारे के AFRF ओवरऑल हमारे केस में जो IFRS है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक सही से अकाउंट फॉर हो गई है, और क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयर प्रेजेंटेशन से रोक तो नहीं रहा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीडिंग तो नहीं बना रहा। दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, कल इस पे बहस होगी, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो आपने दोनों के हिसाब से देखना है कि कहीं हमारे फाइनेंशियल्स धोखा देने वाले तो नहीं बन रहे, और अल्टीमेटली क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। अगर रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क ने बताई हैं तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि क्या उन्होंने डिस्क्लोज कर दी है और क्या अकाउंट फॉर कर दी है सारी चीज़ों को या नहीं किया। तो स्टैंडर्ड की जो कोर सेंस है वो थोड़ी सी है, लेकिन किताब ने उसको स्टैंडर्ड के पैराग्राफ को ज़रा फैला के ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो क्या हमें रिलेटेड पार्टी, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह, क्या हमें रिलेटेड पार्टी है क्या, ये समझ आया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ऑडिटर क्यों इतना जज्बाती हो गया है, उसमें ख़तरे क्या हैं, और फिर ऑडिटर के 3 तरह के प्रोसीजर ढूंढने वाले, जो अनआइडेंटिफाइड मिल गई उसके पीछे पड़ने वाले, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हैं उनके ऊपर, क्या ये सारे प्रोसीजर समझ आए हैं। तो आज हमने तीनों जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो तीनों की तीनों नॉलेज बेस हैं, इसमें से लॉजिकल सवाल नहीं आ रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे हैं। एक आध लॉजिकल सवाल पहले कभी आया था, तो ऐसे में ज़रा ध्यान से उसामा साहब की क्लास में जाना। उन्हें जब नज़र आता है कि सीधे सीधे सवालों वाला एरिया है तो वो अचानक से कोई टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो अचानक से ना आवाज़ार कर देते हैं। उन्हें पता है कि भाई आज लॉजिकल अगर बात कम है
तो बच्चे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, और बच्चे आधे घंटे में फ्री हो गए तो मज़ा तो आया नहीं। तो इसलिए जो है ना, ज़रा वो हेलमेट पहन के आपने क्लास में जाना है। हो सकता है वो कोई टेस्ट पकड़ के तैयार बैठे हुए हो कि बच्चों को नहीं छोड़ना आज। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।